तो एग्जाम बिल्कुल सामने ही है। बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल परेशान नहीं हो। आपने बहुत पढ़ा है, पूरे आत्मविश्वास के साथ में देना, बार बार कह रहा हूँ। बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं। लग रहा होगा अरे अभी तो मेरा ये बाकी, मेरा तो वो बाकी, किसी का पूरा नहीं पढ़ा जाएगा। ये इतना बड़ा सिलेबस है, जो सिर पकड़ेगा उसकी पूंछ बाकी रह जाएगी रिवीजन से, जो पूंछ साइड से पकड़ेगा उसका सिर बाकी रह जाएगा। इसलिए डरने घबराने की जरूरत नहीं है। घबराहट में, डर में पेपर बिगड़ता है। यहाँ भी नहीं डरना, पढ़ाई के दौरान भी नहीं डरना। ज्यादा पढ़ा है तो भी नहीं डरना, कम पढ़ा है तो और बिल्कुल नहीं डरना। इस बात का विशेष ध्यान रखना, आपने सफिशिएंट मात्रा में लगातार पढ़ा हुआ है। एग्जामिनेशन हॉल का विशेषकर ध्यान रखना, वहां बिल्कुल भी नहीं घबराना है अपन को। इस बात को ध्यान रखना था। आप डरे किसी भी कारण से, एनी हाउ, आप 2-5 मिनट के लिए भी डरे, आपका पेपर गया। एक एक क्वेश्चन के लिए आपको वहां पर फाइट करनी है। बहुत स्मार्टनेस, बहुत धैर्य के साथ में, बहुत परिश्रम के साथ में आपको वहां पर पेपर बनाना है। किसी भी बात से मत डरना, हड़बड़ाना नहीं। कोई सी बात हो, चाहे पेपर टफ आए तो नहीं डरना था जी, बनाना, उसको डील करना है। एनी हाउ आपसे बनेगा, दिमाग लगाना, वहीं पर बन जाएगा। कोई और घटना, दुर्घटना, कोई ऐसी स्थिति बन जाती है एग्जाम के ठीक पहले एग्जामिनेशन हॉल में, तो भी नहीं घबराना, हड़बड़ाना नहीं कि बोले सर ये वाला गोला यहाँ काला करना था, वहां हो गया, वो कह रहे नहीं यहाँ मार्कशीट बुकलेट नंबर लिखना था, यहाँ पर ये लिख दिया। बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना। हर चीज का इस दुनिया में समाधान है भारत में, इस बात को ध्यान रखना। तो कई बार बच्चे हो जाते हैं कि सर ये डिस्टर्ब हो गया, हमने वहां पर वो भर दिया, और जो परीक्षक थे हमने उनसे पूछा तो उनको भी बहुत ज्यादा मालूम नहीं होता है। आपसे तो कम ही मालूम होता है, क्योंकि वो रोजाना तो परीक्षा ले नहीं रहे हैं। इस बात को आप समझिए। कई बार भर देते हैं गोले वगैरह, दाएं बाएं हो गया तो डर जाते व्यक्ति। उसमें सबसे ओमार शीट वगैरह में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती था रोल नंबर। वो चीज आपकी सही है, कुछ गलतियां आपकी चला ली जाती हैं। कई बार डांट दिया आपको इन्विजिलेटर ने, हड़बड़ा जाते, तो नहीं होना, रिलैक्स, आराम से। आप अभी बिल्कुल आराम से पेपर देना वहाँ एग्जामिनेशन हॉल पर। इस बात को ध्यान रखना। कुछ भी हो जाए, ये नहीं कि अरे हमने तो ये एंट्री गलत भर दी है तो हमारा तो कुछ होगा ही नहीं, अब तो ऐसे ही, ऐसा कुछ भी बिल्कुल विचार नहीं आने देना। ठीक है, सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान संभव होता है, और इस बात को आप समझिए। तो जरा सा किसी ने बोल दिया, अपन डर गए साहब, बात बात पे डर गए, पेपर बिगड़ जाता है उससे। इस बात का विशेष ध्यान रखना। एंट्री गलत भरी हो, पेपर टफ आया हो, ऐसा कुछ भी हुआ हो, इन सब बातों का ध्यान रखना, हड़बड़ाना नहीं। क्योंकि जितना महत्वपूर्ण पढ़ना है, जितना महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज लगाना है आपको, उतना ही महत्वपूर्ण क्या है आपका वहां पर परफॉर्म करना है ना। इस बात को ध्यान रखना। एक दो पॉइंट मैंने आपको ये बता दिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल 25% डिस्काउंट वगैरह किया गया है टेस्ट सीरीज को लेकर, एफएलटी को लेकर के सभी विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, एक स्पेलिंग गलत लिखी, रिकॉर्डेड लिखना था, वो गलती से उस तरह से लिख दिया होगा, टाइप हो गया होगा, तो चला लेना उस चीज को भी। चलिए विषय वस्तु पर हम आते हैं। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विद्यार्थी बार बार परेशान हो रहे हैं कि सर हमको मध्य प्रदेश भंडार क्रय जो अधिनियम है उसमें से कौन सा वाला पढ़ना है। 2015 का भी है एक आपके पास में, और एक जो है वो 2022 वाला है, संशोधन वाला या संशोधित वाला है आपके पास में। ठीक, विद्यार्थी बार बार यही पूछ रहे हैं कि सर उनमें से कौन सा पढ़ना है, किसका ध्यान रखना है। जिन्होंने पढ़ करके देखा उसको तो कंट्राडिक्शन की स्थिति उत्पन्न हो रही कि सर इसमें ये और इस वाले डेटा को लेकर के डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ऐसी सिचुएशन बन रही है। तो उस विषय वस्तु पर बताना चाहूंगा आपको एक लाइन में। वो एक लाइन ये है, आपको 2022 वाला संशोधन पढ़ना है। पॉइंट नंबर 1 सिर्फ यही पढ़ना है। गलती से भी आपको 2015 वाला जो है उसको अब नहीं पढ़ना है। इस बात को ध्यान रखना। बहुत सीधी सीधी मुद्दे की बात यही है। ठीक, उसको कैसे क्या पढ़ना है वो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो बोले दोनों ही आपके पास में अवेलेबल हैं। 2015 वाला भी अवेलेबल है, मैंने प्रोवाइड किया है, ग्रुप में भी भेज दिया है, और अभी उसका लिंक वगैरह भी दे देंगे, देख लेना, सब करते रहना था, प्रिंट आउट निकलवा लेना। कौन सा पढ़ना है, 2022 का संशोधन वाला पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, 2015 वाला नहीं पढ़ना है। बहुत कंट्राडिक्शन है, नहीं तो दोनों सिचुएशन में क्वेश्चन किस पर आएगा। 15 वाला सिलेबस में दिया है, तो भाई सिलेबस में तो आपके पॉलिटी दिया है, संविधान भी मान लो दिया हुआ है, तो संविधान वो थोड़ी आएगा जो 1950 में लागू किया था आपने। उसमें जो अमेंडमेंट हुए होंगे
संशोधन जो हुए होंगे उसके पश्चात में ही चीजें पूछी जाती है ना, इस बात को समझिए। ठीक, वो तो इसलिए कि हाँ बेसिक वाला आपने देख लिया कि हाँ बेसिकली ये चीज हुआ करती, जो जो चेंजेस हुए हैं, जो नए प्रावधान आए हैं, वो आपको नया वाला ध्यान रखना पड़ेगा। तो बिल्कुल वही चीज इस पर भी लागू होती है। 2015 वाला एक्ट और 2022 वाले एक्ट में से आपको फाइनली किसको क्या चुनना है? आपको 2022 वाला चुनना है। तो ये संशोधन हुए हैं, संशोधन अब आपने मान लीजिए पढ़ लिया किसी ने 2015 का, 2015 वाले इस अधिनियम में, मध्य प्रदेश भंडार गृह अधिनियम में कितनी धाराएं हैं लगभग, मोटे तौर पर यदि देखा जाए तो 2015 वाले में आपको साफ साफ शब्दों में बता दूं, इसमें इस वाले में 59 धाराएं हैं। कितनी है? 59। ये वाला जो नया आया हुआ है इसमें एक कम हो गई है आपकी। अब क्या करोगे? अब बताइए। तो आपको नई चीजें लेकर के चलना पड़ेंगी साहब जी। तो 2015 वाले में 59 है, 2022 वाले में 56 धाराएं हैं, या नियम है कहना चाहिए, क्योंकि ये तो नियम है, अधिनियम तो है नहीं, ये नियम जारी किए गए हैं। तो आपको ये नया वाला ध्यान रखना है, इस बात को समझिए। कई विद्यार्थियों ने कहा कि सर आपने नोट्स दिया उसमें 6.8 नंबर की यूनिट थी, हमारे ही नोट्स के अकॉर्डिंग। बोले सर उसमें ये वाला आपने एक्ट नहीं दिया हुआ है। भाई नहीं दिया हमने तो थोड़ी सा सोचना चाहिए आपको। जब हमने इतना विशालकाय सिलेबस में आपको नोट्स बनाकर दिया, एक एक टॉपिक दिया आपको, एक एक टॉपिक दिया, जानबूझ करके एक या दो टॉपिक गायब किया। ठीक, तो ऐसा तो है नहीं कि बाय मिस्टेक हो गया, वो कुछ सोच के ही किया होगा ना, और उसके पीछे लग गए। अरे आपने पैसे लिए और आपने ये और आपने वो, वही बिल्कुल जल्दी से अपन ने खो दिया नियंत्रण वाली बात है साहब। 2021 से इसमें अमेंडमेंट चल रहा था, 2021 का पत्र कहलाता है, 2022 में उस चीज को लेकर लगातार सुगबुगाहट रही, और हमको पता था कि ये होता ही है किसी दिन, और आपने पुराना रट लिया, वो तो गया काम से। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा सर। ठीक, और उसमें काफी चेंजेस हुए हैं, व्यापक चेंजेस हुए हैं, तो इन बातों को आप सबसे पहले समझिए। ठीक है, तो इसीलिए नहीं दिया, इसीलिए नहीं बताया, नहीं समझाया सर। पुराना जब उस समय होना था एग्जाम 25 सितंबर को, तब की बात अलग थी, तब सब तो देन एंड देयर करना था। अब उसके बाद में टाइम मिल गया तो इसलिए अपन ने ये वाली रणनीति अपनाई। फाइनल कंक्लूजन क्या है, क्या पढ़ना है अपन को? ये पढ़ना। अब क्या कैसे पढ़ना है, इस बात को भी आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए, उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर भी 2015 वाला पढ़ते हैं तो क्या कैसे दिक्कत जाएगी? फॉर एग्जाम्पल दिक्कत आपको ये जाएगी, बता देता हूँ कुछ पॉइंट में। आपसे कहा जाएगा कि मध्य प्रदेश भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम जो कहलाते हैं, उसमें आप ये बताइए कि नियम क्रमांक 3.6 में क्या दिया हुआ है? नियम क्रमांक 3.6 किस विषय वस्तु से संबंधित है? 3.6 एक छोटा सा एग्जांपल बस दे रहा हूं मैं आपको। तो 3.6 जो अपन पढ़ेंगे, आप इस बात को फाइंड आउट करेंगे कि ओल्ड वाले में, किसमें? ओल्ड, इस साइड वाला यानी ओल्ड, इस साइड वाला का मतलब हो रहा है कि ये न्यू के बारे में हम बात करें। ओल्ड यानी 2015 वाला, न्यू यानी 2022 के लिए बोल रहे हैं आपसे। ठीक है, ओल्ड वाले में आपको दिया हुआ है रजिस्टर्ड सप्लायर, पंजीकृत आपूर्तिकर्ता करके लिखा होगा, अभी दिखा दे रहा हूं एक्ट वगैरह। क्या लिखा होगा? पंजीकृत आपूर्तिकर्ता। जबकि नए वाले में आपको दिया है टेंडर डॉक्यूमेंट। क्या दिया है? टेंडर डॉक्यूमेंट, निविदा प्रपत्र के बारे में दिया है। अब बताओ, तो इसमें नियम नंबर ये वाले में क्या दिया हुआ है आपको? बोले साहब पंजीकृत। इस वाले में कुछ और दिया है, तो बोले कंट्राडिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसा 50 जगह पर होगा, ये हमको पता है साहब। इसलिए आपके लिए सीधा सीधा क्या बता रहे हैं, आप कौन सा वाला पढ़ेंगे, कौन सा याद रखने वाले हैं आप, आपको ये वाला ध्यान रखना चाहिए साहब। बोले नहीं सर हमने तो पढ़ लिया 2015 की, इतनी मेहनत कर ली। जाया नहीं जाएगी, बहुत सारे प्रावधान उसके वही हैं, कुछ में जो बदलाव आया हुआ है, हालांकि वो कुछ 50% है, वो बता दे रहे हैं हम आपको। आप उसके अकॉर्डिंग ही तैयार रखने का प्रयास करिए। क्लियर बात है ये? इतने को लेकर कोई डाउट हो आप लोगों का, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर? कौन सा पढ़ना है? तो दर्शन कर लीजिए,
2022 वाले अधिनियम के इसके बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये है, ये यूनिट नंबर 6 का पार्ट है। यूनिट नंबर 6 में 10 क्वेश्चन आने हैं, 10 में से 10 क्वेश्चन इस टॉपिक में से नहीं आएंगे। यह है 6.8 पर हमने आपको दिया हुआ। इसका मतलब है कि दो दो क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन के आसपास वहां पर बनेगा। इसमें से आपको जो क्वेश्चन आएंगे तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के आसपास में इसका सिचुएशन बनेगा। बहुत ज्यादा हुआ तो 5 आ जाएंगे क्वेश्चन, बहुत ज्यादा हुआ बट उसकी संभावना थोड़ी सी कम है। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु विषय वस्तु कौन सी क्या है, जो फैक्ट्स वगैरह है, धाराएं, नियम है, वो बता दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट आपको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहली बात, क्या डेट लिखी हुई है आपको यहाँ पर, दिनांक 13 जनवरी 2023 राजपत्र प्रकाशन वाली तिथि कहलाती है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना। यानी कब पब्लिश होने वाला है, ये कब पब्लिश हुआ है राजपत्र में इत्यादि में आ गया साहब जी आपके, तो 13 जनवरी के, वो वाले में आप जुलाई पढ़ते हो 2015 पढ़ते हो साहब, ठीक। 31 जुलाई की डेट कहलाती है राजपत्र वाली। 28 जुलाई भी मिलता होगा, लेकिन 28 जुलाई को आने वाला फाइनलाइज होने वाला, 31 जुलाई को राजपत्र में आने वाला, दोनों डेटें अलग अलग कहलाती है। यहाँ पर आपको ये वाली डेट दी हुई है, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है, ये 2015 वाला नियम ही है लेकिन संशोधित है। संशोधन 2023 में आया है। आया कब है, 2023 में आया है, लेकिन संशोधन कब का कहलाएगा, 2022 का कहलाएगा। इन बातों को दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो कि अति महत्वपूर्ण है, 26 अगस्त 1974 मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता या वित्त संहिता। इस पर सीधा सीधा क्वेश्चन ये होगा, मध्य प्रदेश की वित्त संहिता किस वर्ष की है, क्या बताओगे, कब से लागू, 26 अगस्त 1974 साल की, ठीक है। तो कई उसके बुकलेट है, उसके जिल्द नंबर 2 के तहत इसको संशोधित किया गया है। मुख्य विषय वस्तु उसकी ये है। एक्चुअली क्या है कि कई ऐसे नियम हैं आपके मध्य प्रदेश शासन ही के हैं, भंडार क्रय को लेकर के ही हैं, पर मोटे तौर पर अपन देखें साहब तो ये वाला आप पढ़ते हैं 2015 का। एक और है, अनुसूचित जाति जनजाति, क्या है, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग द्वारा बना के या उसके लिए बनाया गया भंडार क्रय नियम, यानी उन वर्गों के द्वारा बनाई गई वस्तु को जब शासन खरीदेगा तो साहब जी उनके लिए नियम अलग बनाए गए हैं, ठीक है। नए वाले में उसको भी संशोधित किया। वो कब का है, वो 2002 का है, इस बात को ध्यान रखना। कब का है वो 2002 वाला करके आपका कहलाता है, ठीक है। तो ये आपने देखा कब से लागू, तत्काल प्रभाव से लागू। तो तत्काल प्रभाव आपने डेट देख लिया साहब जी। आगे बढ़ जाते हैं, मोटी विषय वस्तु जो है उन चीजों को आप देख सकते हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग करके कहलाता है। क्या कहलाता है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग करके कहलाता है। इस पर पहला ही पॉइंट यहीं से डाउनलोड बिल्कुल नोट डाउन कर लें, एमएसएमई एक्ट, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट वर्ष 2006 का कहलाता है भारत सरकार का। इसमें अभी अमेंडमेंट किया गया है साहब, ठीक। इसमें लिमिट चेंज की गई है, लिमिट चेंज की गई है, 5 करोड़, 50 करोड़ और 2.5 करोड़ या 250 करोड़, सॉरी, 5 करोड़, 50 करोड़ और 250 करोड़, ये तीन है। सूक्ष्म 5 करोड़, लघु 50 करोड़, और आगे बोला जाए साहब जी मध्यम 250 करोड़। जिनका ये दायरा होगा, ठीक, चाहे इक्विपमेंट लगाओ चाहे टर्नओवर इत्यादि मिला करके, जिसका ये दायरा होगा वो उनको इसके तहत काउंट किया जाता है। भारत में 4 प्रकार की इंडस्ट्रियां होती हैं, 3 नाम ये लिखें, 1 2 3। चौथी होती है हैवी इंडस्ट्री, भारी उद्योग, जो इस रेंज को पार कर जाएगी इन्वेस्टमेंट इत्यादि के मामले में। ये जो अमाउंट बताया आपको 5, 50, 250 करोड़, उसके बाद में अगर उसमें भी इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, उससे ज्यादा उसकी कॉस्ट होगी उसको इन्वेस्ट करने की, तो फिर वो हैवी इंडस्ट्री में गिना जाता है। तो पॉइंट नंबर 1 ये कि साहब कब का है, तो 2006 का है। इस पर घुमा करके क्वेश्चन बोल दिया जाएगा, मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम जो अधिनियम है ये एमपी वाला कब का, ऐसे करके बोलेगा साहब। तो बताओ, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामने आपको दिया हुआ है मध्य प्रदेश भंडार कर तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 संशोधित। कितने भाग हैं इसके, पहले ही दिमाग में चढ़ा लो, 2 भाग हैं। कितने भाग हैं, 2 भाग करके कहलाते हैं साहब, ठीक। ओल्ड वाले में और न्यू वाले में दोनों में ही 2 भाग थे, ठीक है। भाग 1 क्या कहलाता है, ये कहलाता है वस्तुओं का उपार्जन,
भाग 2 क्या कहलाता है? सेवाओं का उपार्जन। क्या कहलाता है? सेवाओं का उपार्जन। इसमें कंफ्यूजन आपको ये हो जाएगा, कहेगा साहब जी कि सिर्फ इतना सा क्वेश्चन कि भाग 1 जो है, भाग 1 से संबंधित नियम कहां से कहां तक दिए हैं, यानी 1 टू कहां तक दिए हैं भाग 1 से संबंधित नियम साहब जी। तो ध्यान दें, ओल्ड वाले में दिया है 1 नंबर का नियम से लेके 36 नंबर तक का नियम, ये दिए हैं। ये लेकिन पुरानी बात हो गई। नए वाले में दिया है 1 टू 31। अब बताओ क्या लगा के आओगे वहां पर? तो क्या लगाना चाहिए आपके लिए, क्या बेहतर होगा? तो आप 2022 वाला जो न्यू वाला है उसको ध्यान रखेंगे। जितने पॉइंट बता रहा हूँ बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए सर। आगे बढ़ जाते हैं। जो आपका न्यू वाला है उसका भाग 2 यानी सेवाओं का उपार्जन, वो कहाँ से चालू होगा? डेफिनेटली ये 31 पे एंड हो रहा है, यानी वो 32 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? वो 56 तक। जबकि ये वाले का भाग 2 कहाँ से स्टार्ट होता है? 37 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाएगा? ये 59 तक जाता है। तो आपको अब ये नहीं बल्कि क्या ध्यान रखना है? इसको ध्यान रखना है। मामला क्रिस्टल क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कई चीजों को लेकर के अंतर आने वाला है इसमें, इसलिए नया वाला आपको पढ़ना चाहिए, नए वाले को आपको ध्यान रखना चाहिए। पीडीएफ वगैरह मैंने आपको भेज दिया है, आप उसको स्टडी करिएगा। सामने देख पा रहे हैं आप, ये भाग 1 वस्तुओं का उपार्जन दिया है। नियम नंबर 1 में क्या दिया आपको? इंट्रोडक्शन दिया है। अच्छी बात यह कि हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन दिए हुए हैं आपको, जस्ट बगल में उसके लिखा हुआ है। नियम नंबर 1 क्या है? प्रस्तावना से संबंधित। बोले साहब जी क्या चीज? कार्य कुशलता, समयबद्धता, मितव्ययिता, पारदर्शिता, गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा, ये सब सुनिश्चित करने के लिए क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि साहब जी मितव्ययिता, पारदर्शिता, गुणवत्ता, ये किसकी टैग लाइन है? जो कि मध्य प्रदेश भंडार का नियम से भी संबंधित है। इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है, अभी बता देते हैं क्या है। दूसरे में क्या दिया? प्रभावशीलता, यानी किस किस पर लागू होंगे साहब जी, किस किस पर? तो बिल्कुल ध्यान रखना, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले जितने भी उपक्रम हैं या जिनमें भी उनकी पूंजी 50% या उससे अधिक है, उन सभी पर लागू होंगे। अब वो चाहे राज्य सरकार वाले निगम हो, मंडल हो, उद्योग हो, सार्वजनिक कोई ऐसे संस्थान हो, ठीक, सरकारी फैक्ट्री हो, उन पर भी लागू होंगे, विभागों पर भी लागू होंगे। विभागों में भी ये भी ध्यान रखना, एक खास पॉइंट आएगा कि उपक्रम, निगम, मंडल के साथ साथ यहाँ लिखा होगा आपको सहकारी संस्था, मंडी बोर्ड, कृषि उपज मंडी समिति, इन पर भी प्रभावी होंगे साहब जी। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी पॉइंट आता है, ये देखो यहाँ पंचायत लिखा और नगरीय निकाय, यानी लोकल अर्बन बॉडीज, पंचायत इत्यादि, इन पर भी लागू होंगे साहब जी। इस पॉइंट को ध्यान रखना। पंचायत नगरीय निकाय को लेकर के क्वेश्चन अगर मुझे बनाना होता क्वेश्चन तो मैं पूछ देता साहब, ठीक है। इसको बढ़ावा दिया जाएगा, इसके माध्यम से हम एमएसएमई उद्योगों को भी प्राथमिकता देंगे, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। तो ये धारा नंबर 2 है या नियम नंबर 2 जो भी आप कहें, रूल नंबर 2 है। एप्लीकेबिलिटी करके दिया है, संस्थाओं के नाम दिए हैं आपको, कौन कौन सी संस्थाओं को हम प्राथमिकता दे रहे हैं। मध्य प्रदेश रविदास, संत रविदास हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा विकास निगम एम्पोरियम के लिए, खादी ग्राम उद्योग विकास बोर्ड उसके लिए, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम इन चीजों के लिए। इस पर क्वेश्चन ये होगा, कहेंगे मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम कब बना? बोले सर 1961, वहीं लिखो। फिर कहेंगे साहब जी खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड मध्य प्रदेश वाला, तो भारत का कहलाता है केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, 1954 वाला कहलाता है। उसके तहत ही 1955-56 में जाकर सबकी स्थापना भी होने वाली है। इन बातों को ध्यान रखना, पूछ दिया जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़िए। 3 नंबर पर क्या दिया है आपको? डेफिनेशन करके दिया हुआ, परिभाषा करके दिया होगा। वहां पर परिभाषाओं में एक एक के बारे में दिया है। खरीदने वाला कौन है? इंडेंटर करके लिखा होगा, जो भी आदेश जारी कर रहा था कि हमें परचेज करना है। इसका मतलब क्या है एक्चुअली, इस बात को पहले समझ लो। सरकारी विभाग, कार्यालय इत्यादि वगैरह में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, ऑफिस वर्क इत्यादि चीजों के लिए लगती हैं। साथ ही छोटी छोटी वस्तुएं, पेन हो, चाहे अलमारियां हो, चाहे कंप्यूटर हो, और कल को बोले साहब यूनिफॉर्म हो, और कल को बोले नहीं और डिजिटलाइज वे आया हुआ है, सर्विसेज चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट वगैरह चाहिए साहब, सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, सारी सेवाएं लगती हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल अपन उठाएंगे कि मान लो शासकीय कार्यालयों में
डिजिटल बोर्ड लगवाना हो साथ ही। एक उदाहरण आप इसका भी उठा सकते हैं, नया वाला। तो अभी ध्यान रखना, इस पर बात करेंगे। तो अब मध्य प्रदेश शासन लेगा, या मध्य प्रदेश शासन के किसी विभागों को जरूरत था तो वो निर्णय ले सकते हैं। वो कैसे निर्णय लें, कहाँ से खरीदें, किन बातों को ध्यान रखें, इन सब चीजों के लिए नियम बनाएगा। उसमें भ्रष्टाचार भी नहीं होना चाहिए, सरकार की यह भी चिंता होती है। उसके लिए ही इन सभी को क्लैरिफाई किया गया है साहब। तो एक एक करके अपन देख लेते हैं क्या है। तो सीधी बात, खरीदने वाले कौन है? मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आने वाले विभाग। सिंपल सी चीज, किससे खरीदेंगे? आरक्षित वस्तुएं वाला एक प्रावधान होता है। तो जिन जिन को अपन ने खंड आ और खंड बा, परिशिष्ट एनेक्चर जिसको कहेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी में अभी दिया, वो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, उनसे ही आप परचेज करेंगे वाली बात है। ठीक है। तो क्रयकर्ता का मतलब ये है, सामग्री का मतलब गुड्स है, गुड्स भी है एंड सर्विसेज भी है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। किसके तहत? नियम 6 बार बार आ रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। नियम नंबर 6 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, नियम नंबर 31 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, इस बात को आप पहले ही से जान लो। इन दो पर क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना है साहब। ठीक है। आगे आपको दिया है जीईएम। क्या दिया है आपको? जीईएम। ये तो चढ़ा लो आप सर। जीईएम से क्या मतलब है वहां पर? बोले साहब जी, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस करके है। क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। क्वेश्चन इस पर ये होगा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का टैगलाइन क्या है और लोगो क्या है? क्योंकि पूरी पूरी उसी टैगलाइन पर ये पूरा का पूरा नियम आपका आधारित है। कोई बता सकता है कि साहब ये टैगलाइन क्या है? यदि कोई बताना चाहे तो टैगलाइन वो ये वाली है। क्या है? जीई एम। जीईएम, एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट, इंक्लूसिव। यहीं से आपका अधिनियम शुरू हुआ था, अगर आपको याद हो तो। मामला क्लियर है अपन को? इन बातों में गलती बिल्कुल भी नहीं करना। क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आपको उठा करके। वापस आ जाइए आप अधिनियम पर। तो ये मीनिंग दी हुई है आपको, परिभाषाएं दी हुई है। तो पहला पॉइंट तो यही हो जाता है आपकी, परिभाषा कौन से नंबर के नियम में दिए हैं? तो नियम नंबर 3। किन किन की परिभाषा दी है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है? एक ये ध्यान रख लेना साहब जी, सप्लायर है जो भी सप्लाई करने वाला था, जिसको भी टेंडर मिलेगा अभी, निविदा जिसको बोलते हैं साहब। तो ये दिया, निविदा प्रपत्र होगा, पूरे खास फॉर्मेट में होगा। ठीक है। 3.7 क्या है? टेंडर से अभिप्रेत है कि साहब जी एक समय सीमा के भीतर में अपन टेंडर बुलाएंगे, कोई भी चीज खरीदे हैं, ऑफिस के लिए फर्नीचर ही खरीदना, मान लीजिए कंप्यूटर खरीदना है, टेबल खरीदना है, कुर्सी खरीदना है, यूनिफॉर्म खरीदना है, तो उसके लिए हम टेंडर बुलवाएंगे। शासन की ये नीति होती है साहब जी, जो भी हमको वस्तुएं खरीदनी है, मान लो ऑफिस में सभी के लिए शूज खरीदने हैं, तो साहब अपन देखेंगे हमको किस क्वालिटी के चाहिए। अच्छी क्वालिटी का अपन को चाहिए, अपन ने सुनिश्चित कर लिया मापदंड। फिर अपन ने ऑर्डर दिया साहब जी। तो विभिन्न प्रकार की कंपनियां होंगी, वो कंपनियां अपना अपना रेट पुट अप करेंगी, या जो भी उसमें पार्टिसिपेट करें उस टेंडर में। कोई कहेगा सर ये वाला जो एडिडास कंपनी का शूज है, ये वाला और उसका मॉडल नेम ये कहलाता, हम 5,000 में देंगे। दूसरा बंदा कहेगा सर हम 4,800 में देंगे। तीसरा बंदा कहेगा नहीं सर हम 4,750 रुपये में देंगे। और जितनी क्वालिटी कंटेंट आप मांग रहे हैं वो हम दे देंगे। तो साहब किसको देती है गवर्नमेंट? उनको देगी जो कि सबसे कम प्राइस उनसे लेगा साहब। इस बात को देखिए, गवर्नमेंट बताएगी उसको चाहिए क्या है, विभाग बताएंगे उनको चाहिए क्या है। फिर उसके पश्चात में उसमें नेगोशिएशन वाली सिचुएशन आती है, टेंडर होते हैं। तब आप अपना अपना रेट कोट कर दीजिए, अपना अपना कोटेशन दे दीजिए। क्या बोलते हैं उसको? अपना अपना कोटेशन दे दीजिए। तो उसी चीज में बात हो रही है। ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसको कहते हैं टेंडर जारी करना। ठीक है। हर जगह होता है ये। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश का सबसे लंबा ओवरब्रिज बनना है, तो अब प्राइवेट कंपनी को टेंडर जारी किएगा, हम साहब की कौन बना करके देगा इतने किलोमीटर लंबा ब्रिज? कोई कहेगा सर हम 800 करोड़ में बना के देंगे, कोई कहेगा 750 करोड़ में, कोई कहेगा सर हम 600 करोड़ में बना देंगे। साहब हमें गुणवत्ता ये चाहिए। बोले हाँ सर 600 करोड़ में हम ये बना देंगे। बोले साहब ठीक है, आपको ठेका दे दिया जाएगा, जो सेवा शर्तें होंगी इत्यादि। तो यही चीज क्या है? दैट इज टेंडर करके कहलाता है। ऑफिस में, शासकीय कार्यालय इत्यादि वगैरह में कैसे क्या परचेजिंग की जाएगी, उसके लिए ही ये वाले नियम है। निविदा आमंत्रण प्राधिकारी करके दिया, अथॉरिटी लिखा है, अधिकारी नहीं लिखा, ऑफिसर नहीं लिखा, इस बात को ध्यान रखना सर जी। बोले साहब उससे मतलब होता, अभी है क्या ये आगे देखेंगे। निविदा स्वीकारकर्ता प्राधिकारी क्या है? टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी कौन है साहब जी? उसके बारे में कह रहे हैं। निविदा कर्ता कौन है? टेंडरर कहा है साहब जी, जो बंदा प्रस्तुत कर रहा है कि सर मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। आप टेबल खरीदना चाहते हैं, कुर्सी खरीदना है, हम लोग प्रोवाइड करते हैं सर। तो हम लोग इस प्राइस पर इस क्वालिटी की ये वाली चेयर, ये वाली टेबल हम प्रोवाइड कर देंगे, प्राइस हमारा ये है साहब। तो
इतनी चीज है। रिजर्व्ड आइटम, आरक्षित सामग्री, कई ऐसी सामग्रियां होंगी जो कि हम रिजर्व करके रखेंगे कि हाँ कुछ खास जगह से ही खरीदना है, वो आपको परिशिष्ट आ में दिया गया है साहब जी। ठीक है कि इनसे ही हम परचेज करेंगे। मध्य प्रदेश शासन हो चाहे भारत सरकार हो, वो कई वर्गों को प्राथमिकता देता है, इस बात को ध्यान रख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग, उनको प्राथमिकता हम देते हैं साहब जी। भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई कई योजनाओं से लाभ लेने वाले जो वर्ग हैं हम उनको प्राथमिकता देते हैं। उनमें सबसे एक खास नाम आपके लिए काम आएगा, वो है फॉर एग्जाम्पल स्टैंड अप योजना। कौन सी योजना? स्टैंड अप योजना साहब। एक स्टार्टअप योजना है, एक स्टैंड अप योजना है साहब। स्टैंड अप योजना है महिलाओं से संबंधित है कि वंचित तबके की महिलाएं जो उनके द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप, उसमें सरकार सब्सिडीज देती है। तो जब हमको कोई वस्तु खरीदना, वो बना रहे हैं, वे महिलाएं उनका समूह बना रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो बना रहे हैं वो वस्तुएं, तो जब हमको ये परचेज करना है और यदि वो ही लोग ये बनाते हैं तो हम पहली प्राथमिकता किसको देंगे? उनको। उनसे भी टेंडर लेंगे साहब। तो रिजर्व करके रखें कि ये वाली वस्तु हम इस संगठन से ही लेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत कार्य करता है साहब। तो ऐसी वाली जो वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी हैं और किन से ली जाएंगी, वो आपको आगे दिया है। तो उसको ही क्या कहा जाता है? रिजर्व, आरक्षित वस्तुएं, सामग्री इत्यादि करके कहा जाता है। कहाँ दी हैं आपको आरक्षित सामग्रियां? ठीक, ए में दिया हुआ है, इस बात को ध्यान रखना। परिशिष्ट आ में दिया हुआ है। अनरिजर्व से मतलब क्या है साहब जी? जो ये सामग्री है इनको छोड़ करके जितनी बची सब अनरिजर्व है। एमएसएमई का मतलब ही क्या है साहब जी? एमएसएमई एक्ट है 2006 वाला है। इस एक्ट की धारा नंबर कौन सी ध्यान रखना जरूरी है आपके लिए? धारा 7 में आपको इनके बारे में बताया गया है, इनकी परिभाषाएं दी हुई हैं साहब जी। लेकिन इसमें एक लाइन आई है कि प्रदेश में, मध्य प्रदेश में स्थापित जो उद्यम है, ठीक है, कभी को बोलते सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग इत्यादि वगैरह जो है, कौन किस कैटेगरी में आता है, इनसे संबंधित परिभाषाएं एमएसएमई एक्ट की किस धारा में दी, किस सेक्शन? क्या बताओगे? ठीक, आगे बढ़ेंगे अब। मध्य प्रदेश से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से अभिप्रेत क्या है साहब जी? बोले साहब 2006 वाला हमारा कहलाता है, ठीक है, जो पंजीकृत हो उसमें। क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन, QCBS, गुणवत्ता लागत आधारित चयन की एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया। यही चीज तो वह है, गुणवत्ता भी हो, एफिशिएंट भी हो, ट्रांसपेरेंट भी हो, क्वालिटेटिव भी हो। तो यही तो अपने GEM अभी पढ़ा था। स्टार्टअप भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश शासन जिनके द्वारा भी शुरू कराए गए हैं। इसमें सबसे खास योजना दो मैंने आपको क्या बताई, स्टार्टअप एंड स्टैंड अप। कुछ नहीं तो ले दे के ही कह देगा। स्टैंड अप योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में शुरू की गई? क्या करोगे साहब बताइए? लोकल कंटेंट से मतलब क्या है? भारत ही में किया गया था मूल्य संवर्धन। होता क्या, कई वस्तुएं भारत के बाहर बनती हैं, उसमें अपग्रेडेशन भारत में किया जाता है साहब। तो जो अपग्रेडेशन किया गया है, मूल्य संवर्धन वर्धन उसका जो किया गया, उसके लिए कहा जा रहा है। क्लास 1 लोकल सप्लायर, क्लास 2 लोकल सप्लायर। क्या मतलब है? ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्लास 1 स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को हम प्राथमिकता देंगे, प्रायोरिटी रहेगी साहब। किसको कह रहे हैं क्लास 1? जो भी सामग्री मान लो विदेशों से भी आ रही था, ठीक है, लेकिन अगर उसमें कोई 50% से अधिक एड ऑन करता है, उसको अपग्रेड करता है, बनाता है, मूल्यवर्धन करता है, उसको क्या कहा जाता है? बोले साहब फर्स्ट क्लास। ऐसे ही कहेंगे साहब जी सेकंड क्लास किसको कहा जाता है लोकल सप्लायर? तो पूछ लेगा परसेंटेज, फर्स्ट क्लास वाले का 50% है, सेकंड क्लास वाले का 20% है। इस बात को ध्यान रखना है आपको। कितना? 20। इस पर क्वेश्चन होगा, हो सकने की संभावना है। जो कुछ ही बता रहा हूँ संभावना पर आधारित ही बता रहा हूँ, इसको समझिए साथी। 20% है उससे ज्यादा, लेकिन 50 से कम, क्योंकि 50 से ज्यादा होगा तो क्लास 1 में आ जाएगा। ठीक, मार्जिन ऑफ परचेज प्रेफरेंस करके दिया है, क्रय प्राथमिकता का परसेंट, L1 दर से क्लास 1 स्थानीय प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई दरें। अब ये बार बार आएगा, ये L1 क्या है? मान लीजिए कि शासन के विभागों को कोई वस्तु खरीदना है, ठीक है, वो वस्तु बेचने वाले दो लोग हमारे पास में उपलब्ध हैं, टेंडर लेकर आए। हालांकि हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बनाना है। दो लोग आ रहे हैं साहब। एक बंदा कह रहा है वो वस्तु हम आपको देंगे 100 रुपए में देंगे, ठीक है। वो बंदा लेकिन कहा मध्य प्रदेश का नहीं है, वो अन्य राज्यों का है, यूपी का है, गुजरात का है, कहीं का है, MP का नहीं है साहब, ठीक है। एक और दूसरा बंदा है, वो मध्य प्रदेश का ही है और MSME से ही बिलोंग करता है साहब, ठीक है, उसके दायरे के अंतर्गत आता है मान लीजिए। पर वो कह रहे हैं नहीं सर हमको थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा है, हम 105 रुपए में देंगे। तो उसकी प्राइस तो ज्यादा है, किससे ज्यादा है?
100 वाले से, वो कह रहा 100 में। टेंडर का नियम ये है, जो सबसे कम में अपन को गुणवत्ता पर चीज अपन उससे ले लेंगे। पर शासन राज्य के एमएसएमई को प्राथमिकता देता है। मध्य प्रदेश राज्य के जो संस्थान हैं, उत्पादक हैं, उनको प्राथमिकता देता है। इसलिए ये चीज की गई है। वो जो 100 रुपए में दे रहा, वो कहलाएगा एल बंदर। क्या कहलाएगा? बोले 100 रुपए में बिल्कुल लीस्ट वाली है वो, ठीक, लास्ट वाली की सब इतने कम में दे रहा। लेकिन हमारे यहाँ वाला कोई जो बंदा है, वो उससे कितना परसेंट ज्यादा में दे रहा? तो बोले 100 रुपए प्लस 5 रुपए और लेगा सर, वो 105, यानी 5% एक्स्ट्रा। तो आगे इसमें नियम है कि बोले साहब कितने प्रतिशत तक ज्यादा में वो देंगे, तब भी हम स्थानीय वाले को प्राथमिकता देंगे, या पूरी प्राथमिकता नहीं देंगे तो कम से कम 50% माल तो हम स्थानीय वाले से खरीदेंगे। ये नियम है इसमें, तो अभी आप आगे पढ़ेंगे। L1 कौन सी कहलाएगी? 100 रुपए वाली कहलाएगी। उससे बढ़कर वाला क्या कहलाएगा? कितना परसेंट बढ़ाओगे? बोले 5%। ये उसका मतलब है। वहां पर कहाँ पर होंगे पूरे टेंडर? 3-4 पोर्टल है हमारे, उसको ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो जैम हो गया भारत सरकार वाला, दूसरा एमपी टेंडर पोर्टल वाला है, ठीक, तीसरा और भी ऐसे पोर्टल अगर शासन सुनिश्चित करता है तो उसको, मान लो अभी नहीं बने हैं, बना दिए साहब, बोले साहब उनसे PQR ध्यान रखना, प्री क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, विशेषकर आप स्टार्टअप के संदर्भ में इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो PQR से क्या विपरीत है, कहाँ दिया? बोले 3.22 में आपको दिया हुआ है। तो ये क्या है? ये केवल परिभाषा है। अब आप 2015 वाला पढ़ोगे, 2015 वाला पढ़ोगे, इसमें आपने देखा कितनी परिभाषा दी है? 3.22 यानी 22 बताई गई है, ठीक है। 2015 वाला पढ़ोगे तो उसमें कितनी परिभाषा दी है? मात्र यहाँ तक का दिया होगा आपको, ये वाला। उसमें 3.14 है, यानी 0.14 कह सकते हो आप, वो है। लेकिन वो यहाँ तक आएगा। रीजन ये है कि ओल्ड वाले का ये जो 3.6 है, ये हटा दिया गया है। रजिस्टर्ड सप्लायर वाला जो पॉइंट है ना, वो हटा दिया गया है। तो ओल्ड वाले में 14 परिभाषाएं थी, 14 में से एक तो बिल्कुल ही गायब है ये वाले में, यानी कि बची 13। तो 13 इसकी एज इट इज है, यानी कहाँ तक? 13 तक तो एज इट इज है। उसके आगे का आप देखो 3.14, यहाँ से आगे का पूरा चेंज है। ये नया वाला संशोधित वाला साहब, ये बात समझिए। 3.16 स्टार्टअप से क्या मतलब है? ये सब चीजें पुराने वाले में नहीं है। क्लास 1, क्लास 2 ये पुराने वाले में नहीं है। PQR पुराने वाले में नहीं है। कौन सा वाला पढ़ना है आपको? कौन सा वाला याद रखना है? 2022 वाला संशोधित वाला पढ़ना है, उसको ध्यान रखना है साहब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रय मूल्य के सिद्धांत वगैरह क्या होंगे, देख लेते हैं। लोक हित में जिम्मेदारी है साहब शासन की, ठीक। किनको बढ़ावा देंगे? प्रदेश के सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा देते हुए समस्त आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। और उसमें भी क्या ध्यान रखना है अपन को? पारदर्शिता, गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा, मितव्ययता, समयबद्धता, कार्यकुशलता। यही अभी 3 टैग वर्ड्स बताए थे। किसके थे ये 3 टैग वर्ड्स? उसके लिए अलग से आपने एक पोर्टल ही बनाया हुआ है, पूरा पूरा, दैट इज जैम, ठीक। विभागों द्वारा सबसे पहले बोले जैम पोर्टल या फिर एमपी टेंडर पोर्टल, इनमें से आप कर सकते हैं। किसका पालन करोगे? संशोधित वाले का पालन करोगे, प्लस उसके बाद में आप उसका पालन करोगे। मान लो कोई चीज में आपको नहीं मिल रही तो उसका पालन करोगे, या फिर जो चीजें डिफाइन करने के लिए प्रपत्र जारी किए गए हैं, लेटर जारी किए गए, उनका पालन करेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पर दिया आपको? ये नियम नंबर 4 में दिया है, क्रय के सिद्धांत, ठीक। नियम नंबर 5 क्या बोलता है? सक्षम प्राधिकारी। 5 क्या बोलता है? सक्षम प्राधिकारी के बारे में, साहब ये कौन करेगा? अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होंगी, बता देता हूँ। इतने रुपए तक का क्रय है तो बोले साहब ये कर सकते हैं, इतने से ज्यादा का क्रय तो बोले फिर साहब इनको निर्णय लेना पड़ेगा, ऐसा ऐसा है। जो भी सक्षम प्राधिकारी होगा रेलेवेंट विभाग का, वो बिल्कुल ऑन द पेपर सारी चीजें करने वाला, तो उसको कहा गया है, पढ़ेंगे अभी आप। राज्य शासन के उपक्रमों से बिना निविदा आमंत्रित किए सेवाओं को उपार्जन का प्रावधान है? हाँ जी है। कौन सी वाली? वस्तु सेवाएं परिशिष्ट आ में जो वर्णित हैं, उनके माध्यम से आप कर सकते हैं शादी, ठीक। तो ये प्रावधान है, जरूरी नहीं है कि आप टेंडर ही आमंत्रित करें, लेकिन इनके लिए भी नियम सुनिश्चित किए गए हैं साहब। इनको कहा जाता है साहब रिजर्व संस्थान। कहाँ कौन कौन से संस्थान, इनसे क्या सेवाएं वगैरह ले सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश माध्यम, ये क्या काम करते? बोले साहब ये प्रचार प्रसार, प्रिंटिंग इत्यादि। बोले इनसे आप लेंगे, इनसे कोई टेंडर जारी करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम,
क्या काम करवाना, बोले कैटरिंग मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट इत्यादि। तो बोले साहब आप इनसे करवाइए, ये सुनिश्चित किया गया है। पुराने वाले में ये लिस्ट नहीं है, ध्यान रखना, ये नए वाले का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम शैक्षणिक पुस्तक है। मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, क्या बोले, सॉफ्टवेयर विकास इत्यादि के लिए। सीईडी मैप, उद्यमिता विकास केंद्र। मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, औषधि चिकित्सा उपकरण के लिए। एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट इत्यादि वगैरह के लिए। तो ये सब से अपन को क्या नहीं करना पड़ेगा साहब जी, विदाउट टेंडर आप वहां से सर्विसेज ले सकते हैं। टेंडर इसलिए जारी करने की जरूरत नहीं क्योंकि इनके रेट सुनिश्चित है, मध्य प्रदेश शासन ही ने सुनिश्चित करे हैं। तो बोले उसमें टेंडर दोबारा अपनी संस्था को देने के लिए क्या जरूरत है, ये तो घर की बात हो गई ना। बोले इसमें आपको रेट वगैरह को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने ये नियम बनाए हैं उन्होंने ही तो ये संस्थाओं का निर्माण किया हुआ है या उसको चला रहे हैं साहब, ये वो वजह है। इस पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश माध्यम मुख्यालय कहाँ है, कब बना। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम क्या क्या कार्य करता है साहब जी, क्वेश्चन हो सकता है डेफिनेटली। कब गठित किया, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम कब बना। एमपी एसईडीसी कब बनाया साहब जी, क्लियर है। तो इस तरह से करके क्वेश्चन हो सकते हैं, संभावना। हालांकि इसमें से काफी कम क्वेश्चन आने हैं, 2-3 बहुत हुआ तो 5, पर एक एक सेक्शन को आप तैयार कर लें, समझ लो बहुत है। अनारक्षित सामग्री अनरिजर्व, इसके लिए है भरपूर नियम, तो वह भी आप पढ़ने वाले साथी। इनके बारे में उल्लेख कहाँ है, 8, 9, 10 में प्रावधान किया गया है। जीईएम संबंधी प्रावधान भी आपको वहां पर दिया है। जीईएम से मिल जाए तो अच्छी बात है, वहां से ले लो। वहां नहीं मिल पा रहा है तो फिर अपन अन्य जगह से लेंगे साहब, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण धाराएं हैं, 8, 9, 10, इस बात को आप ध्यान रखना। चलिए बताते हैं। जीएम पोर्टल से क्रय किए जाने की दशा में रीजनेबिलिटी ऑफ रेट क्रयकर्ता के द्वारा प्रमाणित की जाएगी साहब, ठीक है। बदले में ध्यान रखें, अनुमानित मूल्य 2.5 लाख रुपीस तक का किया जा सकता है। ये पूछा जाएगा आपसे, तो साहब सरकार का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला है साहब, वस्तुएं इत्यादि सप्लाई के लिए। कितने रुपए तक का आप विदाउट उसके कर सकते हो साहब जी, ये वाला पॉइंट आपको दिया है साहब जी। इससे अधिक होने पर फिर साहब आपको लेना ही पड़ेगा। अब देखो, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये वाला है, इसको समझोगे ना तो आपको वाला पॉइंट समझ में आ जाएगा। 8 नंबर का नियम क्या है, 50,000 रुपए तक की सामग्री का विदाउट एनी कोटेशन आप परचेजिंग कर सकते हैं शासकीय विभाग। क्यों, क्योंकि नहीं तो हर एक चीज पूछना पड़े और अपन को भोपाल लेटर लिखना पड़े, मेल करना पड़े, और फिर वहां से कब फाइल का जवाब आएगा, में लगेगा समय साहब जी। समयबद्धता हमारा इसका एक लक्ष्य है, फटाफट निर्णय हो सके, सरकार तीव्र गति से काम कर सके साहब जी, है ना। ऑफिस ऑफिस ना खेलें अपन, उसके लिए ही तो बनाए गए हैं। तो साहब आपको छूट भी दी है, तो 3 कैटेगरी है इसमें। 50,000, ठीक, 50,000 रुपए से लेकर के आप देखेंगे, नेक्स्ट आपको मिलेगा 2,50,000 यानी 2.5 लाख रुपए तक का, और उसके भी बाद में आपको मिलेगा इससे ज्यादा वाला साहब, 8, 9, 10 मिल गया ये। अब ये मामला क्या है, इस चीज को आप देख लें। तो इसलिए धारा नंबर 8 या नियम नंबर 8, बिना कोटेशन के कितने रुपए का परचेज कर सकते हैं आप, 50,000 रुपए का परचेज कर सकते हैं, ठीक। चाहे तो कहां से परचेज करें, वो जीएम पोर्टल से लें या फिर स्थानीय बाजार से आप जाकर के कुछ खरीद लाइए साहब, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें बात ध्यान रखने की है, अधिकतम कितने बार कर सकते हैं आप इस चीज को, एक फाइनेंशियल ईयर में 5 बार इस फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। 2015 वाला जब आप नियम पढ़ोगे, 2015 वाला, तो वहां पर 20,000 की सीमा दी होगी आपको, 20,000, 1 लाख और फिर 1 लाख से ज्यादा, ऐसा लिखा होगा। तो सीमा में बदलाव आया है, 2015 से लेके अभी तक मुद्रास्फीति इत्यादि में चेंज आया है साहब, ग्लोबल सिचुएशंस में चेंज आया है, बहुत तेजी से डिजिटलाइजेशन हुआ है, आईटीसी में चेंज आया है, उसके लिए उपकरण चाहिए, वस्तुएं चाहिए, तो परचेज करना पड़ेगी ना विभागों को, तो कैसे परचेज करें, तो इसलिए हमने संशोधन कर दिया सर, ठीक। तो 8 में क्या दिया है आपसे, क्वेश्चन पूछेगा साहब विदाउट एनी कोटेशन परचेज कर सकते हो, तो क्वेश्चन पूछेगा कितने रुपए तक का, 50,000। बोले साहब ये परचेजिंग आप कितने बार कर सकते हैं एक साल में, बोले सर 5 बार कर सकते हैं, ठीक। जबकि ओल्ड वाले 2015 में क्या था, बोले 20,000 रुपए तक का कर सकते हो, बोले कितने बार कर सकते हो, बोले वो भी 5 बार कर सकते हो, लेकिन वहां पर लिखा था 1 महीने में 5 बार, यहाँ लिखा 1 साल में 5 बार, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है 2015 वाले में और नए वाले में। तो आप तो नया ध्यान रखो,
सिंपल सी चीज है साहब। ठीक, ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि त्वरित निर्णय ले सकें। छोटी छोटी चीजें खरीदनी है, अब उसके लिए विभाग लगातार एप्लीकेशन लिखता रहेगा साहब जी, और फिर वो सारी स्वीकृतियां होने में समय लगेगा। तो ऐसी देरी ना हो उसके लिए भी। दूसरी इसमें एक समस्या ये भी रहती है कि साहब ऐसा ना हो कि कोई विभाग में भ्रष्टाचार होने लग जाए। क्यों? क्योंकि पोर्टल से भी ले सकते हो तो स्थानीय मार्केट से ले आए, और होता ही है बहुत सारी चीजें, क्या बताएं आपसे। तो यही चीजें हैं, स्वतंत्रता भी देनी है और भ्रष्टाचार भी नहीं होने देना है, तो कुछ ऐसे मानदंड सुनिश्चित किए गए हैं। 9वें नंबर पर क्या दिया है? विभागीय क्रय समिति द्वारा क्रय किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है साहब कि प्रत्येक कार्यालय के लिए कार्यालय प्रमुख के द्वारा एक विभागीय क्रय समिति बनाई जाएगी साहब। ठीक है, और कितने रुपए तक का वो परचेजिंग कर सकती है? 50,000 रुपए से लेकर के 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपए तक का परचेजिंग कर सकती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, विभागीय क्रय समिति में कितने मेंबर्स होते हैं? कितने सदस्य होते हैं? कम से कम 3 सदस्य तो होंगे ही होंगे साथ ही। उनमें से एक सदस्य होगा वित्तीय मामलों का जानकार। ये वाला पॉइंट कहाँ दिया है? 9वें नंबर पर आपको दिया है। ठीक, पुराने वाले में 1 लाख का प्रावधान था, इसमें कितना है? 2.5 लाख रुपए तक का परचेजिंग कर सकते हैं। 50,000 से ज्यादा, 2.5 लाख से कम, विभागीय समिति मेंबर्स कितने? 3। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब वो विभागीय समिति बनेगी तो ऑन द पेपर वो रिटर्न फॉर्म में देने वाली है विद सील साइन, या प्रमाणित करता है कि हाँ हम इस बात से सहमत हैं और अच्छा है ये प्रोडक्ट और हम लोग परचेज कर रहे हैं साहब, गुणवत्ता परक है, तो ये सब चीजें देनी है। 10वें नंबर पर आ जाओ, ओपन टेंडर। 10वां काफी व्यापक है साहब। ठीक, जब भी कोई ऐसी वस्तु हो जिसकी प्राइस या तो 2.5 लाख से ज्यादा हो, और या फिर जो ऊपर नियम दिया 8 नंबर और 9 नंबर का जो नियम दिया गया है उन प्रावधानों के तहत सर परचेज नहीं की जा सकती। तो बोले बाहर से हमको कहीं कुछ करना पड़ेगा। बोले ठीक है सर परचेज करिए। उसके लिए क्या होते हैं? ओपन टेंडर आप जारी करेंगे। टेंडर कहाँ जारी करोगे? या तो mp-tenders.gov पर जारी करोगे, या फिर GEM के माध्यम से आप टेंडर जारी करोगे, आमंत्रित करोगे। टेंडर आमंत्रित करना बोलते हैं उसको। ठीक है, टेंडर बुलाना बोलते हैं साथी। निर्माण कार्य संबंधी टेंडर होंगे तो MP टेंडर पोर्टल, इससे। ठीक, इनसे आप जारी करेंगे साहब। अब इसमें क्वेश्चन होगा कि आप जारी करेंगे तो कैसी क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? उसके लिए हमको क्या न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा? नहीं तो फिर करप्शन की सिचुएशन ना बन जाए साहब जी। 2G स्पेक्ट्रम में क्या हुआ था? 2G स्पेक्ट्रम में यही तो हुआ था, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में, कि साहब टेंडर तो जारी किए गए कि हाँ ये चीज हम दे रहे हैं, बेच रहे हैं, जो भी अधिकतम बोली लगाएगा, परंतु उसके लिए इतना कम टाइम दिया गया और उसको पब्लिश ही नहीं किया अपन ने, ज्यादा उसका प्रचार प्रसार नहीं किया, तो बहुत गिने चुने लोग आए, उनको समय कम दिया गया। तो अपने अपने लोग बस आए जिनको अपन ने पहले बता दिया कि आने वाला है साहब जी अपना टेंडर, वो पहुंच जाएंगे फट से वहां पर। जितने लोग उपस्थित हैं उनमें से जिसने अपन को हाईएस्ट कहा, अपन का डन, तो वो तो बंदा ही अपना था ना। तो ये सब चीजें थी, ऐसा ना हो। तो बोले इसका प्रचार प्रसार होगा तब ना लोग टेंडर में पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि इन नियमों का एक उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में निविदा आमंत्रित करवाना है, या निविदा को भरने वाले लोग, टेंडर भरने वाले लोग आने चाहिए। कंपटीशन होगा ऑब्वियसली, तो कंपटीशन वाली वो प्राइस में आपको देगा, और सरकार कम से कम में अच्छे से अच्छा खरीदना चाहती है, जो सस्ता भी हो, सुंदर भी और बेहतरीन, जो टिकाऊ भी हो, वो चीज है। तो उसके लिए क्या प्रावधान किए, ध्यान दीजिएगा। ई पोर्टल में तो आपको देना ही देना, पूरी पूरी प्रक्रिया ई पोर्टल पर होने वाली है। ठीक, ऑफलाइन तो है ही नहीं, वो तो भूल जाओ। कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में आपको देना पड़ेगा वो टेंडर, और 2 राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में आपको देना पड़ेगा। किस चीज के लिए? ओपन टेंडर की सिचुएशन, कितने लाख रुपए से अधिक, ये ध्यान रखना। कैसे जारी करोगे? तो ये कथन कारण में आएगा। नेशनल लेवल का कितना होगा? बोले कम से कम एक न्यूज़पेपर नेशनल लेवल का होना चाहिए। स्टेट लेवल के कितने न्यूज़पेपर होंगे? बोले कम से कम 2 तो होने चाहिए। ठीक, ओल्ड वाले में नियम में 15 वाले में चेंज कर दिया, से चेंज किया, उसमें 3 प्रकार की सिचुएशन थी, इसमें एक ही सिचुएशन दी है आपको। ठीक है, वो जानबूझ के नहीं बता रहा, तो कंफ्यूज हो गए सर वो उसमें था कि इसमें था। निविदा के लिए टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें 3 प्रकार के टाइम मिलेंगे आपको, ध्यान रखना। एक जनरल सिचुएशन, सामान्यतः बोले साहब कितने दिन दिए जाएंगे? 21 डेज। बोले नहीं सर बहुत जल्दी है, अल्पकालिक निविदा हमको जारी करनी, शॉर्ट टेंडर जारी करना है। ठीक, तो बोले साहब जी कितने दिन दोगे आप? 14, 21 दिन, 14 दिन,
7 दिन 3 दिन वाली स्थिति बनेगी अभी देखो। तो जनरल वाले में कितना, 21 दिन। फास्ट शॉर्ट टेंडर में कितने, 14 दिन। आगे और दिया हुआ आपको डेज वाली बात कि प्रस्तुत करने हेतु समय सीमा निविदा के प्रकाशन दिनांक से कितनी होगी, कम से कम 3 दिन तो दोगे ही दोगे साहब जी, कम से कम 3 दिन, उससे कम आप नहीं दोगे, नहीं तो होने वाला है भ्रष्टाचार, और 7 दिवस तक की हो सकती है साहब। तो ये तीनों टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है। सामान्य सिचुएशन में 21 डेज, विशेष सिचुएशन में 14 डेज। जब भी आप कोई विशेष सिचुएशन में जारी कर रहे हैं, बोले सर हमको अर्जेंट खरीदना है, तो आपको लिखित में कारण देना पड़ेगा रिलेवेंट विभाग को कि आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ है। और जब आप लिखित में देंगे तो आपको कल को क्रॉस चेक किया जाए, गलत पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी इस पर दंडात्मक। ठीक। जनहानि की आशंका होने पर भी अपन कर सकते हैं, जिसमें ये पॉइंट दिया है कि साहब किस दिशा में हम इससे भी कम समय के लिए टेंडर जारी कर सकते हो। एक दो सिचुएशन है, ठीक, बोले जनहानि होने की आशंका है। कोविड काल में हमने यही तो सीखा है कि अर्जेंट में हमको चीजें चाहिए, मामूली से मामूली चीजों के लाले पड़ गए थे, सैनिटाइजर जैसों के लाले पड़ गए थे। और फिर नियम यह है कि बोले नहीं सर कम से कम 21 डेज का टेंडर होगा, शॉर्ट टेंडर होगा तो 14, बोले नहीं इससे भी कम किया जा सकता है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, शासन जो चाहेगा उतने कम समय के लिए भी कर सकता है अगर वैसी कोई जरूरत पड़ती है तो। बोले किन किन सिचुएशन में ऐसा कर सकते हैं, इससे भी कम अवधि का टेंडर, जनहानि वाली बात दी है, परिसंपत्ति नुकसान वाली बात दी है। ठीक, तो ये चीजें पॉइंट आपको दिए हैं, और तीनों 7 दिन वाली बात तो आपको कही गई। क्लियर। जब भी शॉर्ट टर्म का टेंडर होने वाला है तो कभी भी जो भी स्वीकृत करने वाला ऑफिसर है उससे एक पद ऊंचा ऑफिसर ही इसको फाइनलाइज करेगा। नेक्स्ट, हायर अथॉरिटी से अप्रूवल प्राप्त करना होगा साहब जी। ठीक, ये दिया हुआ है आपको, 3 डेज वाली बात हुई लिखी हुई है, बन जाएगा। जीईएम से ले लो तो बहुत अच्छी बात है, पर बोले सर जीएम पोर्टल पर वो वस्तु उपलब्ध नहीं जो हमको चाहिए, अर्जेंट चाहिए। ठीक, बोले जीईएम पोर्टल जो है आपका ई टेंडर पोर्टल, इन सब का उपयोग किया जा सकेगा साहब। ठीक है। रिवर्स ऑक्शन भी की जा सकती है। रिवर्स ऑक्शन का मतलब यह है कि साहब पिछली बार अपन ने किससे खरीदा था, जिनसे खरीदा था उन्हीं से ना लेना तुरंत में, क्योंकि अपन बहुत सारी प्रक्रियाओं से बच जाएंगे। तो उसके लिए प्रावधान है, क्यों, क्योंकि एक चीज है कि फास्ट डिसीजन लेना, दूसरा है कि करप्शन भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए प्रावधान यही है कि साहब क्या रिवर्स ऑक्शन कर लें, और प्रावधान उसमें कई शर्तें, उनमें से एक शर्त यह है कि बोले आप 50% से ज्यादा नहीं ले सकते। आप पिछली बार कितनी वस्तु खरीदी थी, बोले 100, तो बोले इस बार आप 50 से ज्यादा नहीं खरीद सकते, यानी 50%। दूसरा पॉइंट ये है कि साहब वो सिचुएशन क्या है, क्यों, उसको लिखित में दीजिए आप, यदि आप इतना फास्ट खरीदना चाहते हैं। कल को जांच होगी, अगर बैठती है उस पर तो फिर कार्रवाई की जाएगी कि आपने जानबूझ के अपने कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से, अपने हितों की पूर्ति के लिए आपने जानबूझ करके ऐसा टेंडर जारी किया साहब, है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। क्रयकर्ता विभाग जैम पोर्टल पर एमपी टेंडर इन सबसे कर सकता वाली बात दी हुई है, इसमें लिखा होगा आपको 0.5%, 0.5% सेवा शुल्क देना होगा, बन जाएगा। आगे बढ़िए। सिंगल सोर्सेस से क्रय हेतु निविदा, ये क्या होता है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो पता चला कोई एक ही बनाता है, कोई और मार्केट में बनाता ही नहीं है साहब, एक ही जगह मिल सकती है साहब। ठीक, या फिर विदेशों से मंगवाओगे तो फिर और महंगी पड़ेगी, तो ऐसा भी होता है कई बार। तो उसको क्या बोलते हैं, एकल सोर्सेस, सिंगल सोर्स का होना, वहां से जब अपन को चीजें परचेज करना मजबूरी हो तभी खरीदना, अदरवाइज नहीं खरीदना। तो उसके लिए लिखित में देना पड़ेगा, और किन सिचुएशन में उनसे लिया जा सकता है उसकी सिचुएशंस आपको वहां पर दी गई हैं। यह जानकारी है विभाग को साहब एक ही है, आपात सिचुएशन है, खरीदना आवश्यक है साहब जी, उसको रिकॉर्ड पर लिया जाएगा साहब इस बात को मार्केबल पॉइंट के रूप में साहब जी। और नेक्स्ट हायर अथॉरिटी जो भी वो अप्रूवल देगी, हाँ वाकई में ऐसी सिचुएशन, ये नहीं कि विभागीय विभाग आपस में खेल ले पूरा का पूरा। ठीक, बोले वो नहीं, उससे हायर अथॉरिटी, विभाग का अध्यक्ष नहीं, उससे हायर अथॉरिटी जो अगले पद वाला होगा वो बताएगा, अप्रूवल देगा। ठीक, सिंगल सोर्स टेंडर के माध्यम से जब भी आपको परचेज करना है सिर्फ एक ही जगह से आप परचेज करोगे, वो क्या है, जीईएम पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा। ये सबसे खास लाइन लिखी हुई है आपको वहां पर, बन जाएगा। और इन नियमों के अंतर्गत ही किया जाएगा, संशोधित वाले 2022 वाला जो प्रावधान उसके अनुसार ही किया जाएगा। मामला क्लियर है। उसके पहले मंत्रालय, विभाग इत्यादि के प्राधिकारी लिखित रूप में देंगे तो ऐसा देंगे,
साहब ये करते हैं, सिर्फ वही उत्पादक हैं, सक्षम प्राधिकारी, अनुमति, नाम, सिग्नेचर इत्यादि सारी बातें आने वाली साहब। ठीक है। 10.3 पर दिया होगा आपको ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी साहब, वैश्विक स्तर पर। इसके बारे में आपको डिटेल ये है कि जब ग्लोबल लेवल पर कोई चीज परचेज करनी है तो अलग से शासन के द्वारा आपको दिया जाएगा रिटर्न फॉर्म पे कि साहब किन से क्या कैसी सिचुएशन में आपको परचेज करना है साहब। उसके बारे में समय समय पर एमपी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निर्देश जारी किए जाएंगे। मामला क्लियर है? तो आपने कौन कौन सी धाराएं देखी? धारा नंबर 8, 9, 10। 10 में तो खिचड़ी बन गया होगा, ऐसा लग रहा होगा। ध्यान दो साहब जी, 10 नंबर की धारा में बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन उसकी हेडिंग केवल 3 ही है। कौन कौन सी 3? 10.1 कहलाती है ओपन टेंडर। क्या कहलाती है? ओपन टेंडर। 10.2 कहलाती है आपकी सिंगल सोर्सेस से टेंडर। 10.3 कहलाती है जीटी। इतनी तो बात है, बाकी उसके अंदर के प्रावधान आपको दिए हैं। बन जाएगा अपन को ये। डेज वाली बात आपको दी गई है। ओपन टेंडर में 21 दिन और 14 दिन अति महत्वपूर्ण पॉइंट वो है साहब। उसके अलावा भी उससे कम समय किया जा सकता, राज्य शासन जो उचित समझे। इतनी बात समझ में आई? इतने को लेकर के कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। इसमें एक पॉइंट को लेकर के कि ये जो 3 दिन और 7 दिन वाला पॉइंट है, इसको लेकर के कंफ्यूजन है ना? चलिए बता देते हैं दोबारा। देखो इसको बड़े आराम से देखना। नॉर्मल सिचुएशन में 21 दिन कम से कम देंगे आप टेंडर के लिए। बोले सर जल्दी खरीदना है। बोले साहब जी कम से कम 14 दिन। टेंडर प्रकाशन दिनांक से कम कितने दिन दोगे? 14 दिन दोगे, ताकि लोग टेंडर भर सकें। नहीं तो फिर आपके जो खास लोग हैं वही बस भर पाएंगे, क्योंकि उन लोगों को अंदर से जानकारी मिली है, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मर वाली सिचुएशन। तो बोले या तो 21 दिन दोगे या तो 14 दिन। लेकिन फिर भी मान लो सिचुएशन कोई बिगड़ ही गई, बोले नहीं सर बहुत अर्जेंट खरीदना है, 14 दिन भी ज्यादा हो जाएगा सर, उससे भी कम समय में हमको डिसीजन लेना है। तो इससे कम समय की अल्पावधिक जो निविदाएं हैं वह भी आमंत्रित की जा सकती है, लेकिन निम्न दशाओं में। कौन कौन सी? जनहानि वाली बात हो, संपत्ति का नुकसान हो, आगजनी, दंगा फसाद इत्यादि कोई स्थिति हो जाती है। ठीक है, बोले साहब नुकसान हो जाएगा। ठीक है, ये इन सिचुएशन में अपन कर सकते हैं। अब जब करेंगे आप तो उसमें ध्यान दो कि कितने ही फास्ट टेस्ट करो। निविदा प्रस्तुत करने हेतु समय सीमा, निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 3 दिन तो दोगे ही दोगे, कम से कम। ये नहीं कि अपन ने आज ही टेंडर जारी करे और आज ही फाइनल अप्रूवल दे दिया कि हाँ भैया तुमको मिल भी गया। ये नहीं कर सकते। आज की डेट में टेंडर जारी होगा, मान लो आज 21 तारीख है, 21 जून है। आज की डेट में टेंडर जारी होगा, लोगों के पास में कब तक उस टेंडर को भरने की अनुमति है? नेक्स्ट 3 दिन, यानी 24 तारीख तक शाम को इतने इतने बजे तक वो टेंडर भरे जाएंगे, ऐसा मतलब है। अगर लगता है कि नहीं इससे ज्यादा समय आप दे सकते हैं, इतनी भी ज्यादा जल्दी नहीं है, तो कम से कम 3 दिन देना है। ठीक, उससे बढ़ाकर आप चाहो तो 4 भी कर सकते हो, लिखा है। 3 से 7 दिवस हो सकती है, लेकिन 3 दिन से कम नहीं हो सकती, क्योंकि वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे देगी वो चीजें। होता है ऐसा, क्योंकि बाकी लोग क्यों नहीं भर पाए? इसी बंदे ने टेंडर भरा, 100 रुपए में अपन को वस्तु खरीदनी पड़ रही वाली। कोई और सप्लायर होता वो 60 रुपए में दे देता, 55 में दे देता, 50 में दे देता, 40 में दे देता, क्योंकि उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे ही नहीं पाई। इस तक क्यों पहुंची? क्योंकि अंदर की बात थी, अपन ने उसको जानकारी दे दी साथ पहले ही से। तो ये ना हो, भ्रष्टाचार ना हो विभाग में। ठीक, तो इसीलिए ये सब चीजें, इतनी सारी चीजें बरती जाती हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो साहब, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे साहब। एनी डाउट? समझ में आ गया ये पॉइंट? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो 10 में कितने पॉइंट दिए? 3 पॉइंट दिए हैं, 10.1, 10.2, 10.3, ऐसे ध्यान रखना। अब इसके पश्चात में आप आए 11 नंबर का पॉइंट, कि बोले सर नियम नंबर जो 7, 8, 9 और 10 है, इनमें मान लो परिवर्तन करना ही हो तो? बोले हाँ किया जा सकता है। तो किसके अंतर्गत? तो नियम नंबर 31 के अंतर्गत किया जाएगा साहब। 31 में क्या दिया है? समिति दी है साहब, और वो समिति ही कर सकती है साहब। क्लियर?
अब ये समिति में कौन कौन होता है, इस पर क्वेश्चन यही होगा। जो इन नियमों में परिवर्तन करने वाली समिति है उसमें कितने सदस्य होते हैं, अध्यक्ष कौन होता है, यही क्वेश्चन होना है। इसलिए मैंने कहा था 31 मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीधे 31 पर आ जाओ। चलिए, ये दिया है परिशिष्ट आ, पेज नंबर देख लो 23 पर दिया है। ठीक, तो 32 पर अपन आ गए, 31 अपन को देखना है। ये है साहब 31। इन नियमों की व्याख्या के संबंध में कोई भी प्रश्न होने पर एक कमेटी बनेगी और उस कमेटी के अप्रूवल के पश्चात ही विभाग काम कर पाएंगे और डिसीजन इत्यादि ले पाएंगे साहब। ये पॉइंट आपको वहां पर दिया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस कमेटी में अध्यक्ष कौन होगा, मुख्य सचिव। ठीक, सदस्य कौन कौन होंगे, बड़े अच्छे से दिमाग में चढ़ा लीजिए। अध्यक्ष, सदस्य, ये होंगे। एक कमेटी आपको ये ध्यान रखनी है, ये आपको काम आएगी। एक कमेटी और भी है, उसमें 6 से भी ज्यादा मेंबर होने वाले हैं, लेकिन उसमें भी जो अध्यक्ष होते हैं वो क्या होंगे, मुख्य सचिव महोदय होंगे, प्लस 5 सदस्य होंगे। तो अध्यक्ष और सदस्य मिला कितने हो गए, 6, प्लस आमंत्रित सदस्य भी होते हैं। अब आमंत्रित पता नहीं जितने भी किए जाएं या जितनों की आवश्यकता हो साहब उतनों को आमंत्रित किया जाएगा, तो वो मेंबर्स हो जाने वाले हैं, उसका मतलब ये होता है। तो इसलिए संख्या सुनिश्चित वहां पर नहीं है, जबकि यहाँ पर कितनी सुनिश्चित दी है आपको, 4। एनी डाउट? आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया कि 11 नंबर पर वो आपको दिया है कि जो प्रावधान नियम नंबर 7, 8, 9, 10 के तहत ना किए जा सके उसमें सिचुएशन क्या बनेगी। तो ये सब क्या है, ये सब नियम ही पढ़ रहे हो आप, ये कोई आर्टिकल नहीं है, अनुच्छेद नहीं है, ये रूल्स पढ़ रहे हो आप। सब लोग इस बात को ध्यान रखें। रूल्स नंबर 7 क्या बोलता है, 8 क्या बोलता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे रूल्स नंबर 7 क्या बोलता है, बोले साहब अनारक्षित सामग्री का क्रय। रूल्स नंबर 8 क्या बोलता है, 50,000 रुपए तक की सामग्री, वो भी विदाउट कोटेशन। रूल्स नंबर 9 क्या बोलता है, विभागीय क्रय समिति द्वारा। कहाँ दिया पॉइंट आपको, वो 31 नंबर वाला पॉइंट दिया, कितने रुपए तक का। ठीक, चेंज अगर करना वाली बात। रूल्स नंबर 10 क्या बोल रहा है, ये पॉइंट दिया है। 10 में भी 3 पॉइंट है, आप गौर से देखना इसको। 10.1 लिखा होगा ओपन टेंडर, खुली निविदा। फिर इसके बाद में दिया है 10.11, 10.12, 10.13। तो ये नहीं है हेडिंग। हेडिंग क्या है आपकी, हेडिंग है 10.1। इसके बाद में देखो अगला 10.2 कहाँ लिखा है, 10.2 कहाँ लिखा है, ये नहीं है 10.2, ये है 10.1.2 लिखा है। ठीक है, तो 10.2 में क्या दिया है, सिंगल। ये देखो, मामला समझ में आ रहा है आपको। ये 10.3 पर आ जाओ, कहाँ है 10.3, ये दिया है। 10.3 पर क्या दिया है, मामला क्लियर है। तो ये 10 के पॉइंट थे, उसके बाद में 11 आ रहा है। समिति वाली बात कही, समिति में कितने मेंबर, बोले 4 मेंबर। अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्य सचिव महोदय होते हैं, इनको ध्यान रखना। टेंडर की विषय वस्तु, बोले ये डॉक्यूमेंट चाहिए, संविदाई शर्तें क्लियर होनी चाहिए टेंडर की, रख रखाव अनुबंध, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। कई वस्तुएं ऐसी होती है एक बार खरीदना बस नहीं, उसका आगे सर्विसेज भी चाहिए। मान लो प्रिंटर है, विभागों ने खरीदा साहब जी, 1000 विभागों में या 1000 ब्रांचेस में प्रिंटर चाहिए, अपन ने खरीदा। अब उसको चलाने वाला या बार बार उसका मेंटेनेंस लगे ना, हर 4 महीने 6 महीने में, तो बोले साहब उससे संबंधित प्रावधान भी क्या कर लो, भंडार के नियम में दिए गए। तो इससे संबंधित प्रावधान क्या दिए, 13 पर दिए हुए हैं। निविदा की प्रतिभूति, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ईएमडी आएगा आपसे क्वेश्चन, क्या पूछेगा, ईएमडी कहाँ दिया, ये महत्वपूर्ण है साहब पॉइंट। इसका मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति
टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहा है, उससे कहा जाएगा साहब कि कितने रुपए के टेंडर में भाग ले रहे हो? बोले साहब 100 रुपए के। 100 रुपए ना 100 करोड़। तो बोले साहब जी जितने के भी आप भाग ले रहे हो उसका आपको अमाउंट जमा करना पड़ेगा। इस बात को आप समझिए। बोले साहब ये नहीं कि बस यूं ही आके खड़े हो गए और कहे कि हाँ 100 करोड़ की वस्तु हम सप्लाई कर देंगे शासकीय विभागों को। ऐसा नहीं होगा। तो जो भी आप लेंगे, टेंडर जो भी भरेगा, उससे कहे साहब आप एक मार्जिन मनी पहले से जमा कर दो, सिक्योरिटी मनी। कल को ऐसा ना हो कि तुम टेंडर के लिए हाँ बोलो और गायब हो जाओ, तुम्हारे पैसे जब्त तो हो जाएंगे पेनाल्टी के तौर पर। इस बात को समझिएगा। तो उसके लिए अपन ने क्या है, निविदा की प्रतिभूति वाली बात कही, आर एस मनी डिपॉजिट करके कहा, ईएमडी करके इसको कहा गया है। इसकी कैटेगरी है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको साथ ही। सामान्यतः या साधारणतः बोले 0.5 से लेकर 3% होती है। इसका कैलकुलेशन पूछेगा तो बहुत टफ क्वेश्चन होगा, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगी ईएमडी? देखो इसको समझो। ये दिया है 10 करोड़ रुपए तक का, अगर मान लो कोई टेंडर है, कोई ऐसी वस्तु सप्लाई कर रहे हैं जिनकी टोटल कॉस्ट कितनी है, इस बंदे ने भरी है, बोले 10 करोड़। तब आपको कितना जमा करना पड़ेगा? 3%। 10 करोड़ का 3% कितना हुआ? 10 करोड़ का 10% हुआ 1 लाख रुपए। 3% हो गया कितना? 30 लाख रुपए। यानी कि वो टेंडर में तुम भर रहे हो, आपको 30 लाख रुपए पहले से गवर्नमेंट के पास में जमा करना पड़ेगा। तब आप उस टेंडर में पार्टिसिपेट करोगे, तब हम भरोसा करेंगे कि हाँ वाकई में 10 करोड़ की संपत्ति जो प्रोडक्ट है वो आप प्रोवाइड करवा दोगे हमको। ये नहीं कि बस आके खड़े हो गए यूं ही यूं ही यूं ही, ऐसा ना हो। ठीक। अब 10 करोड़ तक कितना? बोले 3%। कितने रुपए निकला? आपने नोट डाउन कर लिया? बोले 30 लाख निकला। 10 करोड़ से ज्यादा राशि है उस वस्तु की, 50 करोड़ तक है, तो वहां लिखा होगा एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, बढ़ी हुई राशि का 1%। कितना? 1%। अब मान लो वो वस्तु है 15 करोड़ की। ठीक। बोले फर्नीचर ही खरीदना है, कंप्यूटर ही खरीदना है, कुछ भी हो सकता है। बोले साहब कितने के हो रहे हैं टोटल? बोले साहब कई लोगों ने टेंडर भरा, इनने कहा कि साहब 1,000 कंप्यूटर हमको चाहिए हैं। बोले ये कह रहे हैं हम देंगे 20 करोड़ में, ये कह रहे हैं 18 करोड़ में, ये 17 करोड़, और ये बंदा कह रहा है हम 15 करोड़ में दे देंगे। तो फाइनली इसका टेंडर खुलेगा, क्योंकि इसकी सबसे कम कीमत पर ये दे रहा और उतनी मात्रा में दे रहा है जितना गवर्नमेंट चाह रही है, उतना स्पेसिफिकेशन दे रहा था। ठीक है। तो 15 करोड़ का टेंडर हो रहा अब ये। तो उससे कितने इससे जमा कराई जाएगी ईएमडी? तो उसमें जो पॉइंट लिखा, इसका मतलब है एक बढ़ी हुई राशि का 1%। 10 करोड़ तक तो तुम 3% जमा कर दो, वो कितना हुआ तुम्हारा? वो हुआ सर 30 लाख रुपया। 10 करोड़ तक कितना हुआ? 30 लाख रुपया आपने देखा। इस कैलकुलेशन को समझ लो। लेकिन ये जो है टेंडर, ये वस्तु आ रही कितने की? 15 करोड़ की। ये वाली 15 करोड़ वाली है। तो 10 करोड़ से कितना ज्यादा? बोले 5 करोड़ ज्यादा है। ठीक। तो इस पर कितनी लगनी? 1% नहीं लगनी है 15 करोड़ की। ये मत निकाल देना, अगर अमाउंट ही दे दे, वैसे तो देगा नहीं, पर मान लो दे दे, तो 1% नहीं है 15 करोड़ का, ये है बढ़ी हुई राशि का। इसका मतलब है 10 करोड़ से बढ़ी हुई राशि कितनी? 5 करोड़। 5 करोड़ का कितना? 1% और लगेगा। 5 करोड़ का 10% कितना कहलाया साहब जी आपका? 50 लाख। ठीक। 1% कितना कहलाया? बोले 5 लाख। यानी 30 लाख तो तुम वो जमा कर ही दो, प्लस 5 लाख और जमा कर दो, 35 लाख रुपए जमा कर दो। ये मतलब हुआ उसका। क्लियर बात है? ये नहीं कि सिर्फ 15 करोड़ का टेंडर हो रहा है, 10 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से कम है, तो हम 1% देंगे। 1% कितना कहलाया 15 करोड़ का? 10% कहलाया 1.5 करोड़, और 1% कहलाया 15 लाख। इस वाले टेंडर में आप 30 लाख जमा करवा रहे थे, इस वाले में 15 लाख जमा कराओगे क्या? नहीं, नहीं। गवर्नमेंट में ऑफिसर बैठे, एक से एक इंटेलिजेंट बंदे होते साहब वहां पर। आप में से भी जो सबसे जीनियस होगा बंदा, तो बहुत मेहनती होगा, स्मार्ट होगा, वही चुन करके जाने वाला है। तो एक एक जगह पर दिमाग लगाया होगा, उसका अमाउंट ऐसे निकाला। 10 करोड़ तक 3% तो आप वो जमा कर दो, उसके बाद में जितना बढ़ता चला जा रहा है, अगर 50 करोड़ तक राशि, तो बोले 1% बढ़ता चला जाएगा। 15 करोड़ का टेंडर हो रहा, तो बोले साहब जी बचा कितना? 5 करोड़ का 1% जमा कर दो। टोटल अमाउंट कितना निकला अपना? बोले 5 लाख और निकला, तो 30 लाख प्लस 5 लाख, 35 लाख जमा कर दो ईएमडी। बोले और बढ़ जाता है, मान लो कि हो जाता है साहब जी 40 करोड़ तक का हो रहा है टेंडर। वो वस्तु कितने की आ रही है? मान लो 40 करोड़ तक की आ रही है। तो पहले तो 3% जमा कर दो, 10 करोड़ कितने? बोले 30 लाख, तो तुम वो जमा कर दो। अब कितना ज्यादा हो रहा है? 40 करोड़। 10 लाख से कितना ज्यादा है? 30 लाख ज्यादा है। 30 करोड़ ज्यादा है। 40 करोड़ है ना ये, 30 करोड़ ज्यादा है। 30 करोड़ का कितना जमा कर दो? 1%। 30 करोड़ का 10 का % 3 करोड़, 1% 30 लाख, यानी प्लस 30 लाख और जमा कर दो आप। यानी टोटल कितना जमा कर दो?
60 लाख जमा कर दो। 40 करोड़ का टेंडर, ये नहीं कि आप उठा करके 40 करोड़ के टेंडर का 1% निकाल दोगे। 40 करोड़ के टेंडर का 1% निकाल दोगे, कितना निकलेगा? 40 करोड़ का 10%, बोले 4 करोड़। ठीक, 1% 40 लाख, बोले ज्यादा का टेंडर और 40 लाख आप जमा करवा रहे हो। यहाँ देखो कितना जमा करवाया, 60 लाख। ये है वो गणित का हेर फेर। यानी अपना ना केवल आर्ट्स अच्छा होना चाहिए, बल्कि अपना मैथ्स भी सही हो, साइंस भी सही हो, लॉजिकल रीजनिंग भी सही होनी चाहिए। ऐसे बनाना उस चीज को अगर पूछे तो। मामला क्लियर है अपन को ये? अगर वो अमाउंट 50 करोड़ से भी अधिक का है, तो 50 करोड़ से अधिक की राशि पर कितना है, बोले 0.5, ऐसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। हालांकि इसका कोई न्यूमेरिकल ऐसा क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो नहीं देगा, बट फिर भी मान लो पूछ ले, इन केस। आजकल जमाना खराब है, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, सब क्वेश्चन आते हैं साहब। आजकल पेपर का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ता चला जा रहा है, ध्यान रखना। ये सब बना लेना। एनी डाउट किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो अभी भी। बन रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 4.2, असफल निविदाकर्ताएं जो है उनकी अंतिम वैधता समाप्ति की बात कम से कम क्या होनी चाहिए, 30 डेज। यानी जो भी आपने ईएमडी जमा करी है, सिक्योरिटी मनी जमा करी, वो आपको 30 दिन के बाद में लौटा देंगे। टेंडर समाप्त होने के 30 दिन के बाद में लौटा देंगे, ये उसका मतलब होता है। यहाँ पर एक 45 डेज का भी प्रावधान लिखा होगा, ये वाला, इसको भी समझ लो। जो भी बंदा टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहा है, चाहे वो डिमांड ड्राफ्ट दे रहा हो, चेक वैक दे रहा हो इत्यादि, बैंकर चेक, उसकी वैलिडिटी कब तक की होनी चाहिए? जब टेंडर होने वाला है, टेंडर की अंतिम वैधता तिथि के बाद के 45 डेज तक की होनी चाहिए। ये नहीं कि टेंडर होने वाले दिन ही में खत्म हो रही है उसकी, तो फिर सरकार के पास में जमा कहाँ कहलाई ईएमडी? वो तो खत्म हो गई, बैंक मना कर देगी, बोले हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे। बोले सर उस बंदे ने तो सेवा शर्त का उल्लंघन किया, हम सोच रहे दंडित करते, उसके पैसे जमा करवा लेते सर, उस पर पेनाल्टी लगाते। वो आपके पास में जो ईएमडी, जो बैंक का चेक है इत्यादि है, वो दीजिए आप हमको पैसा। तो नहीं सर, उसकी वैलिडिटी तो उसी दिन तक रही। बोले साहब वो तो घुमा के निकल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा शासन के साथ में। इसीलिए जो भी उसकी अवधि है, वैधता अवधि कितनी, 45 डेज रखी है। बोले हाँ 45 दिन बहुत बात की सिचुएशन है, हम आपको 30 डेज में लौटा देंगे, अपना लो टेंशन। ये उसका मतलब है। दोनों बातों में अंतर क्लियर है अपन को? 14.3, जैम पोर्टल पर निविदा की प्रतिभूति अर्नेस्ट मनी जैम के प्रचलित प्रावधान अनुसार स्वीकार की जाएगी। ठीक है। निष्पादन प्रतिभूति परफॉर्मेंस गारंटी वाली बात कही गई है साहब जी, 3% वाली बात कही। संविदा मूल्य का कितना रखेंगे? बोले 3% अपन रखने वाले हैं, ये चीज है। यानी कि जो भी व्यक्ति पार्टिसिपेट कर रहा है निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए, होता क्या है कि ये नहीं कि अपन ने आज ही वस्तु बेची और गायब हो गए, नहीं, 3% तक आपका ये जमा रहेगा। रेवेन्यू बैंक से बैंक सत्यापन कराया जाएगा साहब जी। ठीक है, 60 दिन तक के लिए वैलिड होना चाहिए। होता क्या है कि कई वस्तुएं अपन ने परचेज करी, आज तो सही चल रही, 4 दिन बाद नहीं चली, तो फिर अपन कहाँ ढूंढेंगे उस बंदे को जिसने टेंडर लिया था? तो अपन ने कहा साहब तुम्हारे कुछ पैसे हमारे पास जमा रहेंगे, 100 रुपए का तुम्हारा बिल हुआ ना, 100 रुपए का 3% तुम्हारा जमा रहने वाला है साहब, इस बात को ध्यान रखिए। मामला क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। जीएम पोर्टल पर निविदा क्रय की दिशा में निष्पादन प्रतिभूतियां किसके अनुसार? परफॉर्मेंस गारंटी प्रचलित प्रावधान। ठीक है। प्रदायकर्ता को प्रदाय आदेश रिटर्न फॉर्म पर अपन देंगे, ये पॉइंट दिया हुआ है आपको। उपार्जनकर्ता भी जो भी होगा वो निरीक्षण करेगा, वर्क प्लेस पर जाकर के निरीक्षण करेगा, जो वस्तु दी जा रही है वह सही हालात में है कि नहीं, उसको चेक वेक करेंगे साहब जी, उसको सील वगैरह करेंगे। तो ये कम महत्वपूर्ण प्रावधान है, आप इनको पढ़ के निकल जाओ आगे। इनको पढ़ करके आप सीधे आगे बढ़ते चले जाइए। नेक्स्ट आप आ जाए सीधे आर्टिकल नंबर, रूल्स नंबर 19 पर आप आ जाइए, विलंबित भुगतान 19 नंबर का। क्या दिया है आपको? विलंबित भुगतान। बोले साहब जी शास्ति लगाई जाएगी। क्या की जाएगी? शास्ति आरोपित की जाएगी साहब, ऐसा लिखा है वहां पर। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, शास्ति का मतलब है कि पेनाल्टी। वहां बहुत खास पॉइंट लिखा है, विलंबित भुगतान की स्थिति में भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम जो कहलाता है उसके तहत की जाएगी, यानी उसमें जो कही गई है वो लगाई जाएगी साहब जी पेनाल्टी।
ना कि अपन उठा के कुछ भी लगा देंगे। मामला क्लियर है? बार बार एमएसएमई एक्ट 2006 चर्चा में आ रहा है, इसका मतलब महत्वपूर्ण है, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। ये सब सुनिश्चित करना है, अच्छी बातें हैं। पारदर्शिता, गुणवत्ता, ठीक है, ये अपन को देखना है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रख लेना। नेगोशिएशंस भी संभव है इसमें, आगे आपको दिया होगा, नेगोशिएट कर सकते हो। सरकार कम से कम में अच्छे से अच्छा खरीदना चाहती है, तो नेगोशिएशन वाला पॉइंट जो है उसको देख सकते हो आप। 3 माह से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक दिया होगा आपको वहां पर दर संविदा प्रणाली, काउंटर ऑफर वगैरह के लिए, तो ये चीजें हैं। 3 माह वाली अवधि दी है आपको, ठीक। 50% तक ही आप कर सकते हैं। आगे बढ़े आप। क्वालिटी टेंडर, क्वालिटी टेंडर की स्थिति में ये दिया होगा आपको L1 प्लस 15%। क्या दिया है? L1 प्लस 15%। तो अपने यहाँ वालों को जब अपन, या राज्य वालों को, या एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अपन नहीं कर रहे हैं, तो ये उसका सीमा है, बस ऐसे ध्यान रख सकते हो। मेरे ख्याल से इतना नहीं आना चाहिए। 22 नंबर पॉइंट पर आ जाइए आप। पुनः क्रय प्रस्ताव, बाय बैक ऑफर, ये देख लीजिए 21 पर दिया है आपको, ठीक। 21 पुनः प्रस्ताव, क्रय प्रस्ताव, यानी नई सामग्री खरीदते समय, ये बहुत खास लाइन है यहाँ पर, नई और बेहतर सामग्री का क्रय किए जाने की दशा में विभाग नई सामग्री खरीदते समय पुरानी सामग्री बेच सकेगा। मान लीजिए कि समय चेंज हुआ, 2 साल 5 साल में पहले जो अपन ने लिया था, बोले साहब प्रिंटर खरीदे थे, बोले सर वो पुराने हो गए, पुरानी जनरेशन हो गई। बोला वो यूजफुल उतने रह नहीं गए, परफॉर्मेंस उसका बिगड़ गया है, तो बोले साहब नए खरीदने हैं। तो नए अपन जिस कंपनी से खरीदने वाले हैं, टेंडर जारी करेंगे जिनसे भी लें, तो उस टेंडर में अपन एक पॉइंट रखेंगे, हमारे पास में जो पुराना है इसमें से आप लोग लेना चाहेंगे क्या, ठीक है। जो होता है ना साहब जी आपके यहाँ एक्सचेंज ऑफर वाली सिचुएशन, बोले कुछ तो उसका मिल जाएगा, कुछ तो अमाउंट और हजारों की संख्या में है, नहीं तो वो कबाड़ी के पास में जाएगा, वो किलो के भाव में लेगा फिर वो, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। एक अलग से खंड रखेंगे आपके इसमें टेंडर में, किस चीज के लिए? बाय बैक ऑफर के लिए। तो कई लोग उसको भरेंगे, कहेंगे हाँ सर ठीक है, हमसे ये वस्तु खरीद लीजिए, जब कभी आपको बेचना हो इतने साल में, इतने साल में, इतने साल में, तो हम इतना इतना अमाउंट में आपको वापस कर लेंगे सर, ऐसा होता है, ठीक है। व्हीकल ही खरीदनी है जैसे, बोले साहब हम चलाएंगे 5 साल 10 साल, ठीक। अब उसके बाद में क्या करेंगे उनका गाड़ियों का, तो कबाड़ी को तो देंगे नहीं, बोले सर उनको एक्सचेंज करके हम नई वाली दे देंगे। 5 साल पुरानी गाड़ी का इतना परसेंट हम आपको लौटाएंगे, 4 साल का इतना परसेंट लौटाएंगे, 10 साल पुरानी गाड़ी तो इतना परसेंट लौटा देंगे, बस बशर्ते वो हमारी कंपनी की हो साहब, ठीक है। तो ये कहलाता है वो, तो ये पॉइंट दिया 21 में। स्टार्टअप हेतु 22 का, स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं साहब, ठीक है। क्या प्रावधान है? 1 करोड़ रुपए तक का लिखा है, प्लस इससे ज्यादा भी हो सकता है। क्या? संस्था 1 करोड़ रुपए तक की निविदा स्टार्टअप हेतु दे सकती है, PQR उसका निर्धारित कर सकेगी। प्री क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, याद करो आप ये पढ़कर आए हो वहां पर परिभाषाओं में, PQR सुनिश्चित कर सकते हैं। ना केवल 1 करोड़ बल्कि 1 करोड़ से अधिक का भी आप कर सकते हो, छूट दे सकते हो, बशर्ते वो कौन होना चाहिए? बोले मध्य प्रदेश के स्टार्टअप में, उनको प्रोत्साहित करना। तो ये पॉइंट आप देख सकते हो एक नजर। सेवा क्षेत्र की 1 करोड़ से अधिक की निविदाओं में PQR के स्थान पर एक नई चीज आती है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट या स्विस चैलेंज करके लिखा होगा आपको, ये वाला पॉइंट, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट या स्विस चैलेंज, इसके आधार पर भी आप प्राप्त कर सकते थे। और उसके लिए बनेगी क्या? एक फाइनली कमेटी। क्या बनेगी उसमें? कमेटी बनेगी। 22 नंबर का है ये पॉइंट जो आप पढ़ रहे हो। इस कमेटी में कौन कौन होगा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एक कमेटी 31 में पढ़ के आए हो, 4 मेंबरों वाली, एक ये ध्यान रखना चाहती है। ये किस चीज के लिए? स्विस चैलेंज के लिए। कुछ नहीं तो ले दे बोले स्विस चैलेंज संबंधी प्रावधान कहाँ दिए? बोले 22 में दिए। स्विस चैलेंज का एक और नाम क्या? बोले प्रूफ ऑफ कंसेप्ट करके कहा था, ठीक है। कौन कौन होता है इसमें? ऐसा दिया होगा 1 2 3 4 6 7 करके लिखा होगा, लेकिन 7 नहीं है यहाँ, ध्यान दीजिए। एक तो हो गए मुख्य सचिव महोदय, वो अध्यक्ष होते हैं। बाकी कौन कौन है ये दिए हैं। ये लास्ट वाला पॉइंट देखो, आवश्यकता अनुसार अन्य आमंत्रित व्यक्ति, यानी 6 मेंबर ये हैं, ठीक।
प्लस आमंत्रित व्यक्ति 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। प्रदेश के सूक्ष्म लघु उद्यम स्टार्टअप को प्राथमिकता हेतु प्रावधान कहाँ दिए हैं 23 में? क्रय प्राथमिकता हेतु दिया, ये पॉइंट आपको लिखा है। ये जो पॉइंट है कि साहब 15% की सीमा में अगर रेट आता है, 25 से लेकर 50% की मात्रा खरीदेंगे अपन उस सामग्री की, यानी 100 वस्तुएं खरीदनी है तो बोले साहब 25 वस्तुएं इनसे ले लो, 35 ले लो, 40 ले लो, 50 तक आप ले सकते हो। ये प्रावधान होता है उसमें। किसको प्राथमिकता दी गई है? स्थानीय स्टार्टअप को प्राथमिकताएं दी गई हैं साहब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अन्य सुविधाएं पढ़िएगा, नॉट सो मोर इम्पोर्टेंट। आरक्षित सामग्री क्रय की प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई है ना, वही प्रक्रिया अपनाई जानी है, पढ़ लीजिए। परिशिष्ट आ में जो दिया गया है उनके संदर्भ में विशेषकर, ये बार बार आ रहा है, केवीआई बी लिखा है, ये एक है केवीआई सी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ये बी फॉर बोर्ड वाला है ना। पढ़िएगा इसको, इनका बेसिक तैयार करिएगा। समय कम है इसलिए थोड़ी सा फास्ट बता रहा हूं मैं। परिशिष्ट आ में जो भी वस्तु दी उनके परचेजिंग के लिए क्या कैसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो आपको दिया है। कारागार यानी जेल वगैरह में जो रहते हैं उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं के परचेज के संदर्भ में विदाउट एनी टेंडर परचेज कर सकते हो सभी। ठीक, समिति वाली बात दी, सभी दरें क्या कैसी होंगी समिति में, ये होंगे 1 2 3 साहब। ठीक है, इन नियमों के पालन से छूट कब रहेगी? जब कोई आपातकालीन स्थिति, तो वो दिया है इसमें है। या फिर बोले सर वर्ल्ड बैंक एडीबी इत्यादि वगैरह परचेज कर रहे हैं, लोन वोन लिया अपन ने, उनके सेवा शर्तों के अनुसार ही काम करना पड़ेगा, सर छूट रहेगी। क्योंकि वो कहेंगे कि हम, वर्ल्ड बैंक कहेगा हम आपको इतना दे रहे हैं लोन इसलिए ताकि ये वाली गुणवत्ता परक वस्तुएं आप खरीदें, वो वहां पर ही मिलेंगी जहां हम बताए, तो वहीं से लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो मानदंड सुनिश्चित कर रहे हैं। नियम 6 में लोकहित के संदर्भ में अनापत्ति वाली बात करके कही गई है, पढ़ लीजिएगा इसको। सारी चीजें ईमेल पोर्टल ऑनलाइन। ठीक, निर्देश वगैरह 30 में दिए हैं, 31। इनके बावजूद ही नियमों को लेकर कोई कंफ्यूजन है आपको, तो कमिटी बनेगी साहब, और उस कमिटी की अनुशंसा के आधार पर ही चीजों को क्लियर किया जाएगा। ठीक, कोई चेंज लाना है, इसमें बदलाव लाना है, ये कमिटी करे, इसको ध्यान रखना। ये कितने नंबर का नियम है? 31 नंबर का है। भाग नंबर कौन सा पढ़ रहे थे आप? भाग पहला पढ़ रहे थे वस्तुओं का, अभी सेवाओं की बात नहीं आई है। परिशिष्ट आ गया है, इसके बाद में आपका क्या आएगा? सेवाओं वाला आएगा, भाग 2 आएगा। परिशिष्टा में नियम 6 के अनुसार ये 3 संस्थानों के नाम दिए, इनको तैयार कर लेना बहुत अच्छे से। ठीक, कहाँ पर से क्या क्या वस्तुएं आप ले सकते हैं, यहाँ से ये वाली वस्तु, यहाँ से ये वाली वस्तु, यहाँ से ये, इनको देख लो आप एक बार, पढ़ बस लो इसको, रटन नहीं बैठ जाना है, खास खास चीजें देखें कहाँ से क्या कैसा करके दिया हुआ है। अब यहाँ से शुरू होता है भाग 2, सेवाओं का उपार्जन। ठीक, इस पर हम बात करेंगे बाद में। तो इतना लंबा चौड़ा आपने पूरा का पूरा ये टॉपिक देख लिया है। अब फटाफट इसके 2-3 पॉइंट आप देख लो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नियम नंबर 1 क्या बोल रहा है? बोले साहब प्रस्तावना। चलिए तो ध्यान दीजिए, इसमें अपन ने इतना सारा इसमें पढ़ लिया है, इतनी सारी बातों को समझा। लास्ट मोमेंट के लिए जो है इसको बिल्कुल 2 मिनट में आपको तैयार करना चाहिए, 2 से 3 मिनट में, और 2-3 मिनट में वो प्रावधान कौन कौन से होंगे उस पर मैं बात करना चाह रहा था आपसे। पहली बात तो धारा नंबर 1 क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना, सीधा सीधा बता देता हूँ मैं आपको। पॉइंट नंबर 1 तो ये है कि साहब जी किस डेट को राजपत्र, बोले साहब 13 जनवरी 2023, जबकि संशोधन कब का है? बोले 2022 का है। ठीक, मध्य प्रदेश वित्त संहिता, बोले कब की? बोले 1974 के अगस्त का महीना कहलाता, 26 अगस्त वाला। कब से लागू? बोले साहब ये तत्काल प्रभाव से लागू होने वाली बात है। नियम नंबर 1 इंट्रोडक्शन दिया है, प्रस्तावना दिया है। 2 में क्या है? बोले प्रभावशीलता। प्रभावशीलता में भी आपको 3 संस्थानों के नाम दिए हैं, उनमें सबसे खास संस्थान कहलाता मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम। पूछता है कि साहब कब बना था? 1961 में बना था, उसकी डेट पूछेगा साहब, तो आपको ध्यान रखिएगा। परिभाषाओं में आपको दिया है 3-4 पॉइंट ध्यन रखना। परिभाषा में 3.4 ध्यान रखना, जीईएम बार बार बताया, उसका ध्येय वाक्य आपको बताया गया क्या क्या है, एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूसिव, ये उसका ध्येय वाक्य 3 वर्ड लिखे हुए मैंने आपको इमेज दिखाई थी। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके पश्चात में जो है आपको 3.18 फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास वाला प्रावधान जो दिया है। फर्स्ट क्लास उसको कहेंगे आप जो कि 50% अपडेशन करता है, एड ऑन करता है, मूल संवर्धन करता है, 20% से लेकर 50 के बीच में करता है,
उसको सेकंड क्लास करके आपने कहा, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना। सारी जो भी प्रक्रियाएं होंगी वो ऑनलाइन ही होने वाली हैं। ठीक, पीक्यूआर ध्यान रखेंगे, प्री क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट करके कहलाता है, पूर्व में जिनसे लिया ओपन उनके संदर्भ में। ठीक है। नियम नंबर 6 में आपको दिया है, क्या प्रावधान बोले साहब, विदाउट टेंडर बुलाए किन किन से हम परचेज कर सकते हैं सर। 7 नाम दिए होंगे वहां पर, प्लस उनके सामने प्रोडक्ट के नाम दिए, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। नियम नंबर 7 अनारक्षित सामग्री, यानी कि सीधी बात है कि 6 वाली जो सामग्री है वो आरक्षित है, 7 वाली जो है वो अनारक्षित है साहब। इतनी सी चीजें हैं साहब। ठीक, तो सीधा पूछे साहब जी रिजर्व वाली कहाँ पर दी है, तो बोले 6 नंबर पर। अनरिजर्व कहाँ दी, बोले साहब 7 नंबर पर दिया हुआ है आपको। ठीक, 7 नंबर के पश्चात में 8 नंबर पर कितने रुपए तक, बोले 50,000 रुपए तक की खरीद। 9 नंबर पर बोले 50,000 से लेकर के 2.5 लाख तक की खरीद। 10 नंबर पर बोले साहब 2.5 लाख से अबव। ठीक, 10 नंबर पर ही आपको मिलता है ओपन टेंडर 10.1 जिसको आपने कहा हुआ है, इसको ध्यान रखना। टाइम पीरियड दिया आपको 21 दिन, 14 दिन वाला, वो वाला पॉइंट ध्यान रखना। 10.3 GTE करके है, ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी। 14 नंबर पर आपको दिया EMD, बस ये देख लो, अलग अलग उसका दिया हुआ 10 करोड़ तक, 50 करोड़ तक, उससे एबो वाला परसेंट अलग है, 3%, 1%, आधा परसेंट, ऐसे ध्यान रखना। परफॉर्मेंस गारंटी वाली बात 3% करके लिखी हुई है, वो देख लीजिएगा, 60 डेज वाली बात कही है। महत्वपूर्ण पॉइंट बस बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। दर संविदा प्रणाली 3 माह वाली बात कही गई है, नेगोशिएशन वार्ता वाली बात वहां पर कही गई था। स्टार्टअप के लिए बोले 1 करोड़ रुपए तक का प्रावधान है, हालांकि उससे बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए कमेटी वाली बात कही, कमेटी में कम से कम कितने मेंबर तो होते हैं, 6 प्लस आमंत्रित। उस कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं, बार बार अध्यक्ष एक ही हैं, मुख्य सचिव महोदय हैं साहब। स्विस चैलेंज वाली बात हो, प्रूफ ऑन कॉन्सेप्ट वाली बात हो, तो देख लेना 22 वाला पॉइंट यहाँ आएगा। 25 आरक्षित सामग्री करके प्रक्रिया दी है, कहां पर दी है आरक्षित सामग्री, बोले 25A परिशिष्ट आ वाली बात करके दी है, और नहीं तो सबसे आखिरी में तो परिशिष्ट आपको दिए ही हैं। फिर सीधे धारा 31 ध्यान रखना, कमेटी वाली, कितने मेंबर, 4, अध्यक्ष कौन होंगे, सिंपल सा है साथ में, ठीक, जो बार बार अध्यक्ष हैं। परिशिष्ट आ में आपको लिस्ट दी है, इनको ध्यान रखना। इसके पश्चात में आपको सेवाओं का उपार्जन दिया है, इसको पढ़िएगा, यदि समय और मिला तो फिर मैं बाद में देखूंगा, इसका वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। ठीक, इन पॉइंटों को बनाइए, 2-5 मिनट में आराम से अब आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं बना पाने में सक्षम है, पढ़ फिर भी पूरा का पूरा लीजिएगा। ठीक है, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं फिर कभी, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, जय हिंद।